कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम लगती है, कुछ लोग सिर्फ इसलिए नीचा दिखाए जाते हैं क्योंकि वे गरीब हैं या कमजोर। ऐसा ही था फैन के साथ भी। हर कोई उसे नजरअंदाज करता था, कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक दिन किस्मत ने उसका रुख बदल दिया। उसे मिला एक रहस्यमयी सिस्टम और फिर उसके भीतर की शक्ति बढ़ी, पूरे 20 लाख से भी ज्यादा। जिस लड़के को सब हंसकर टाल देते थे, वही एक दिन सबको हैरान कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत क्लासरूम से, जहां फैन अचानक नींद से उठ बैठता है। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसकी आंखों के सामने अब भी घूम रहा था वो दृश्य, दो महान मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच की भयानक लड़ाई। वो हक्का बक्का रह जाता है। अभी क्या देखा मैंने, सपना था या हकीकत? तभी टीचर की आवाज गूंजती है, सुनो सब लोग, मार्शल आर्ट्स परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अपने माता पिता से सलाह कर लो कि तुम्हें भाग लेना है या नहीं। क्लास में हलचल मच जाती है। फैन के दो दोस्त यांग और चेन तुरंत बहस में पड़ जाते। यांग मुस्कुराते हुए कहता है, यार यही मौका है, नाम कमाने का वक्त आ गया। चेन ठंडी हंसी के साथ जवाब देता है, नाम तुम लोग तो पास भी नहीं कर पाओगे, बस पैसे बर्बाद होंगे। तभी एक और छात्र मोबाइल निकालता है और कहता है, देखो ये वीडियो। एक लड़का कह रहा है कि वो किसी 8वें स्तर के मास्टर की लड़ाई के पास है, लेकिन वीडियो में कुछ नहीं दिखता। सन्नाटा छाया है, सब हंस देते हैं। ठीक है, फैन चुपचाप सोच में डूबा रहता है। स्कूल के बाद वो जाता है एक इंटरनेट कैफे में। वो घंटों रिसर्च करता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये दुनिया अब आम लोगों की नहीं रही। यहाँ हर चीज मार्शल आर्टिस्ट्स के नियंत्रण में है। फैन खुद से बुदबुदाता है, मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, अगर ये परीक्षा पास कर ली तो जिंदगी बदल जाएगी। और वहीं वो फैसला कर लेता है, वो एग्जाम देगा। घर पहुंचते ही उसकी छोटी बहन उससे कहती है, माँ ने जो पैसे दिए थे ना, आधे मेरे हैं, दे दो। फैन मजाक में उसकी गालें खींच लेता है, पहले बताओ इतने पैसे का क्या करोगी? वो रोने लगती है और सीधा माँ के पास शिकायत करने चली जाती है। माँ मुस्कुरा कर कहती है, फैन अब बस करो, अपनी बहन को चिढ़ाना बंद करो। रात को सब साथ में खाना खाते हैं। फैन गंभीर होकर पिता से कहता है, पापा मैं मार्शल आर्ट्स की एग्जाम देना चाहता हूँ। थोड़ी देर चुप्पी छा जाती है। फिर पिता गहरी सांस लेकर कहते हैं, ठीक है बेटा, ये रहे रजिस्ट्रेशन के पैसे, लेकिन याद रखना ये रास्ता आसान नहीं होता। एक बार चल पड़े तो पूरी जिंदगी इसे निभाना पड़ता है। रात में फैन अनजाने में अपने माता पिता की बातें सुन लेता है। माँ कहती हैं, पैसे कम पड़ रहे हैं, और पिता धीरे से जवाब देते हैं, मैं फैक्ट्री से कुछ ब्लड बूस्टिंग पिल्स लाने की कोशिश करूंगा। फैन को पीछे नहीं रहना चाहिए, बस इतना काफी है कि वो कोशिश करे। अगली सुबह फैन अपने दोस्तों को बताता है, मैंने एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लिया। यांग खुश होकर कहता है, वाह बढ़िया। पर चेन तुरंत बोल उठता है, तूने तो पैसे बर्बाद कर दिए फैन। तभी टीचर घोषणा करते हैं, हमारे स्कूल के सीनियर वोंग आ जाएंगे जो मार्शल आर्ट्स परीक्षा में सफल हुए हैं। वो अपने अनुभव बताएंगे। फैन तुम वू और यांग के साथ जाकर उन्हें स्टेशन से लेकर आओ। रात होती है। माँ फैन को वे ब्लड बूस्टिंग पिल्स देती हैं जो पिता किसी तरह लाए थे। फैन गोलियों को हाथ में लेकर देखता है, इतनी छोटी सी चीज और इतनी महंगी। वो जैसे ही एक गोली को छूता है, अचानक सब कुछ घूमने लगता है, कमरा गायब हो जाता है और फैन एक अनोखी जगह पर खड़ा होता है। उसके सामने एक चमकती हुई स्क्रीन तैर रही है। वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि एक झटके में फिर से अपने कमरे में लौट आता है। घबरा कर कहता है, मैं सपना देख रहा था क्या? लेकिन उसका मन मानता नहीं। वो दूसरी गोली उठाता है और जैसे ही छूता है, फिर वही होता है। इस बार वो एक विशाल मूर्ति के ऊपर खड़ा है। स्क्रीन पर जो अंक लिखे थे वे दोगुने हो चुके हैं। फैन सोचता है, क्या ये इन गोलियों का मार्केट प्राइस दिखा रही है? फिर खुद ही इनकार करता है, नहीं, असली कीमत इससे कहीं ज्यादा है। शायद ये चीजों की सच्ची कीमत दिखा रही है। वो जिज्ञासु होकर स्क्रीन को छूता है और तभी उसका पूरा शरीर दर्द से कांप उठता है। इसी समय दूर किसी जगह बान नाम का अपराधी, जिसने एक औरत का अपहरण किया हुआ है, अचानक उस ऊर्जा परिवर्तन को महसूस करता है जो फैन के शरीर से निकल रहा था। दूसरी तरफ वोंग को फोन आता है, जिस व्यक्ति को तुम्हें संभालने के लिए कहा गया था वो भाग गया। वोंग ठंडे स्वर में कहता है, मैंने कहा था मुझसे पूछे बिना कुछ मत करना। फिर शांत स्वर में जोड़ता है, मुझे 5 लाख मार्शल पॉइंट्स चाहिए, तभी काम पूरा होगा। दूसरी तरफ से झिझक कर मंजूरी दी जाती है। वोंग फोन रखता है और अचानक ठिठक जाता है। वो आंखें बंद करके हवा को महसूस करता है। ये ऊर्जा कल रात भी महसूस हुई थी। उसी समय फैन अपने कमरे में स्क्रीन को घूर रहा होता है। उसकी आंखें फैल जाती। उसके मार्शल पॉइंट्स 10,000 कम हो चुके हैं और उसकी वाइटल एनर्जी सिर्फ 0.1 बढ़ी है। वो झुंझला कर कहता है, इतनी सी वृद्धि के लिए इतना नुकसान, कितनी गोलियां और लगेंगी आखिर? वो सिर पकड़कर बैठ जाता है और तभी ध्यान जाता है वो गोलियां अब भी वहीं रखी हैं। मतलब ये खर्च नहीं हुई? उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा उत्सुकता थी। अगले दिन सुबह फैन, वू और यांग स्टेशन पहुंचते हैं वोंग को लेने। फैन हैरान होता है कि सब इतने उत्साहित क्यों हैं। वो बताता है, तुम्हें नहीं पता फैन, वोंग ने स्कूल में ही मार्शल आर्टिस्ट बनकर अपराधियों को पकड़ा था। तभी स्टेशन के बाहर से एक तेज आवाज आती है, अपनी शुरुआत को कभी कम मत समझो, हर किसी की शुरुआत अलग होती है। सब मुड़कर देखते हैं। वोंग सामने खड़ा है, आंखों में सन्नाटा पर चेहरे पर आत्मविश्वास। वो मुस्कुराकर सबका परिचय कराता है और उसी पल वोंग के चेहरे पर
हल्की हैरानी दिखती है। वो फैन की ओर देखता है और महसूस करता है वही ऊर्जा जो उसने पिछली रात महसूस की थी। रास्ते में वो थोड़ा दिखावा करते हुए मुस्कुराया। वोंग, तुम्हें पता है हमारी क्लास में सबसे ज्यादा एनर्जी मेरी है। वोंग हल्के से मुस्कुराया और फैन की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोला, ऐसा नहीं है, फैन की ऊर्जा तुमसे बहुत कम नहीं है। सन्नाटा छा गया। यांग ने फैन की ओर हैरानी से देखा। क्या तुमने ब्लड पिल्स खा ली? फैन हल्का सा हंसकर बोला, नहीं, बस थोड़ा प्रैक्टिस किया है। वोंग बोला, बस इतनी मेहनत और ये परिणाम बुरा नहीं। फिर सबको देखकर कहता है, चलो अब स्कूल चलते हैं। लेकिन जब वो ने बस की ओर इशारा किया, वोंग सिर हिलाकर बोला, नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। बहुत देर तक बैठा रहा हूं। कुछ ही देर बाद वे स्कूल पहुंचते हैं। सभी छात्र खुशी से झूम उठते हैं। उनके बीच में वोंग, जो अब एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था, वो मंच पर खड़ा होकर कहता है, हर किसी की शुरुआत अलग होती है। हारने से पहले खुद को कमजोर मत समझो। तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल जाती है। भाषण के बाद वोंग, वू और बाकी दोस्तों को अपना कांटेक्ट नंबर देता है। कभी जरूरत पड़े तो सीधे मुझसे बात करना। वो और फैन उसे खाने पर बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोंग कहता है, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, और चला जाता है। फैन उसे जाते हुए देखता है, मन ही मन सोचता है, एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बनने में कितना खर्च आता होगा। वो जानता था कि वो हमेशा अपने घर के पैसों पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे कुछ रास्ता निकालना ही होगा। उसे याद आता है कि घर की ऊपरी मंजिल में छत से पानी टपक रहा है। वो उसे ठीक करने निकल पड़ता है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही सब कुछ अजीब लगने लगता है। दरवाजा भीतर से बंद था। फैन जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। आंटी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ फैन। अंदर से एक अनजान आवाज आती है, खटखटाना बंद करो, मैं नया किराएदार हूँ। फैन चौंक जाता है। नया किराएदार? वो कहता है, अभी अभी ऊपर से कुछ आवाज आई थी, सब ठीक है। लेकिन वह उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। फैन शांत स्वर में बोला, बाथरूम ऊपर से लीक कर रहा है, जांच करनी है। अंदर खड़ा आदमी सोचता है, क्या इस लड़के ने मेरा वांटेड पोस्टर देखा? पर फैन की मासूमियत देखकर वो शक दूर कर देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, फैन कमरे में कदम रखता है और अचानक एक हल्की सी एनर्जी वेव महसूस होती है। फैन की आंखें सिकुड़ जाती। ये लड़का साधारण नहीं। फैन चारों ओर नजर दौड़ाता। टेबल पर रखा तौलिया खून से सना हुआ। वो रुक जाता है और तभी दिमाग में चमक उठती है, मैंने इस चेहरे को पोस्टर पर देखा था। बैन पूछता है, तो मिला कुछ? फैन अपने डर को छिपाते हुए कहता है, हाँ, सीलन की वजह से कोटिंग खराब है। वो जाने ही वाला होता है कि बैन मुस्कुराकर दरवाजा बंद कर देता है। इतनी जल्दी क्यों? इस घर में कुछ समस्याएं हैं, बैठो बताता हूँ। फैन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो जानता था अब वो खतरे में है। धीरे से मोबाइल निकालता है और वोंग को एक संदेश भेज देता है, मदद करो, यहाँ एक क्रिमिनल है। बान बात करते हुए कहता है, सुना है मेरे सिर पर इनाम बढ़ गया है, अब पूरा 10 लाख मार्शल पॉइंट्स। फैन चौंकने का नाटक करते हुए कहता है, मुझे तो लगा सिर्फ 1 लाख था। बैन की मुस्कान गायब हो जाती है। वो समझ जाता है, तो इसने पोस्टर देखा है। अचानक अंदर से हल्की आवाज आती है, फैन की मौसी की। बैन बोला, वो प्यास से परेशान है, ये पानी ले जाओ। फैन जैसे ही बढ़ता है, उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम था वोंग। फैन तुरंत कॉल उठाता है, वोंग हेल्प मी। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, बान एक जोरदार लात मारता है। फैन दीवार से टकरा जाता है। बान गुर्रा कर कहता है, अब मैं इस शहर में नहीं रह सकता, लेकिन पहले तुम्हें खत्म करूंगा। वो फैन पर झपटता है। फैन किसी तरह बचता है। उसे महसूस होता है कि उसकी ऊर्जा तेजी से लौट रही है। ये क्या हो रहा है? बैन फिर हमला करता है, पर तभी हवा में एक धमाका सा होता है। दरवाजा टूटकर खुल जाता है और अंदर प्रवेश करता है वोंग। उसकी आंखें सुलग रही थी। वो बैन की तरफ लपकता है और एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा देता है। फैन हैरान होकर पूछता है, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंचे? वोंग कहता है, मैं इस इलाके में था, कल रात से अजीब ऊर्जा महसूस कर रहा था, पता था कुछ गड़बड़ है। वो फैन की आंटी को आजाद करता है। वो रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था ये अपराधी है, जब पता चला इसने मुझे बांध दिया। बैन को पकड़ा जाता है और अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। वोंग फैन की ओर देखकर कहता है, मुझे हैरानी है तुमने इसका सामना कैसे किया? फैन हल्के से मुस्कुराता है, शायद किस्मत थी, पर मन में सोचता है, मैं अपना रहस्य किसी को नहीं बता सकता। जब वे बैन की चीजों की तलाशी लेते हैं, वोंग की नजर कुछ कीमती जीम्स पर पड़ती है। तीसरे स्तर के जेम्स। वो उनमें से कुछ अपने पास रखता है, बाकी फैन को देता है, ये लो, पर अभी तुम्हारा स्तर इतना ऊंचा नहीं कि तीसरे स्तर की चीजों का इस्तेमाल कर सको। फिर वह समझाता है, ब्लड की पिल्स का इस्तेमाल छी और रक्त की ऊपरी सीमा बढ़ाने के लिए किया जाता है। इनका सबसे बड़ा लाभ तब मिलता है जब कोई व्यक्ति मार्शल आर्टिस्ट बनने से पहले इन्हें लेता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार सीमा तोड़ने के करीब होता है, तब चाई एंड ब्लड एलिक्सर उसकी मदद करते हैं। 9वें स्तर की पीक को छोड़कर बाकी हर स्तर 4 चरणों में बांटा गया है। हर चरण को पार करने के लिए सही एलिक्सर जरूरी होता है। ये बोन रिफाइनिंग पिल तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करेगी ताकि वो तुम्हारी एनर्जी को संभाल सके। साथ ही ये स्किन और मेरिडियंस के नुकसान को भी ठीक करेगी। और फिर वो आखिरी पिल दिखाता है, प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स पिल। ये वो चीज थी जो हर मार्शल आर्टिस्ट को चाहिए होती है, क्योंकि जब एनर्जी और ब्लड अपने लिमिट से आगे निकल जाएं, तो शरीर के अंदर के 5 मुख्य अंग टूटने की कगार पर आ जाते हैं। ये पिल वही सपोर्ट करती है। फैन थोड़ा हंसते हुए पूछता है, वोंग एग्जाम के बाद कौन सी स्कूल ज्वाइन करूं? वोंग मुस्कुरा कर कहता है, पहले एग्जाम पास कर लो,
उसके बाद स्कूल्स की बात करेंगे, चुनने के लिए बहुत है। उसी वक्त फैन की छोटी बहन गुस्से में घुसती है, तुम मुझे स्कूल से लेने क्यों नहीं आए? लेकिन जैसे ही उसकी नजर वोंग पर पड़ती है वो वहीं ठिठक जाती है शॉक में। थोड़ी देर बाद जब फैन फिर से उन पिल्स को देख रहा होता है, अचानक कुछ चमकता है और पलक झपकते ही वो टेलीपोर्ट हो जाता है उसी स्टैच्यू के पास। वो घबरा जाता है और फिर उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। उसका मार्शल वैल्यू 2 मिलियन बढ़ चुका था, लेकिन अचानक वो स्टैट्यूट अजीब तरह से ग्लो करने लगता है और उसकी वाइटैलिटी के पास एक नया यूनिट दिखाई देता है। फैन समझ जाता है सिस्टम अपग्रेड हो गया है। वो सोचने लगता है कि अब अपनी वाइटैलिटी कैसे बढ़ाए, लेकिन तभी उसका शरीर खुद चमकने लगता है। उसकी मार्शल पॉइंट्स तेजी से गिरने लगती है और उसी के साथ उसकी वाइटैलिटी बढ़ती जाती है। अगले दिन सब लोग वू के घर इकट्ठा होते हैं। वू हंसते हुए कहता है, मेरे पिता ने वाइटैलिटी मीटर खरीदा है, अब रोज टेस्टिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं। वो फैन को बुलाता है, चलो तुम्हारी एनर्जी भी चेक करते हैं। वोंग ने कहा था हम दोनों एक लेवल पर हैं। दोनों मीटर के पास जाते हैं। वो कहता है आमतौर पर लोगों की एनर्जी शांत रहती है, लेकिन पीक जानने के लिए तुम्हें एक्सर्ट करना होगा। फैन अपनी पावर बढ़ाता है और वू की आंखें फटी रह जाती हैं। वो दोबारा चेक करता है, इतनी एनर्जी। अगले दिन मार्शल आर्ट्स एग्जाम शुरू होता है। एडमिनिस्ट्रेटर सबको चेतावनी देता है, मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी को रेकलेस फाइटर्स नहीं चाहिए, हेल्थ सबसे जरूरी है। एग्जाम के दौरान एलिक्सर्स अलाउड है। फिर वो बताता है पास करने के लिए तुम्हें 112 पॉइंट्स चाहिए। सब अपने अपने हेल्थ चेंबर्स में जाते हैं, लेकिन जैसे ही फैन के चेंबर से तेज रोशनी फूटती है सब हैरान रह जाते हैं। उसकी एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि कमरा खुद चमकने लगा था। आखिरकार फैन के सारे दोस्त एग्जाम पास कर लेते हैं। फैन खुश होकर वोंग को कॉल करता है, वोंग नानजिन यूनिवर्सिटी कैसी है? वोंग जवाब देता है, आ जाओ मिलकर बात करते हैं। वो थोड़ा नाराज दिखता है, तूने अपनी असली पावर छुपाई मुझसे, लेकिन याद रख मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद मैं तुझे हराऊंगा। फैन अपने टेस्ट रिजल्ट्स लेकर घर लौटता है, माँ बाप के सामने रखता है और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतनी ऊंचाइयां छुएगा। अगले दिन फैन वोंग से मिलने निकलता है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है वो चौंक जाता है। वोंग के साथ एक लड़की खड़ी थी, नीनी। वोंग बताता है वो मेरे टीचर की बेटी। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब वोंग और उसके दोस्त एक खतरनाक फाइट के बाद घायल पड़े थे। उनके टीचर क्वान ने फैसला किया, मुझे वापस पोर्टल में जाना होगा हमारे प्रेसिडेंट शेन को बचाने। वो कहता है आज रात का अटैक खत्म होते ही अंडरग्राउंड केव का एंट्रेंस बंद हो जाएगा, इससे पहले शेन को लाना जरूरी है। वोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, सर आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं, ये सब हमारी गलती थी, हमने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन क्वान दृढ़ता से कहता है मैं लीडर था, उन्हें सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी थी। वो वोंग से कहता है जब तक मैं लौटता नहीं सबका ध्यान रखना। और जब वो पोर्टल में प्रवेश करता है वोंग बस एक बात कहता है, अगर आप वापस नहीं आए तो मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। वापस प्रेजेंट में वोंग अचानक फैन पर किक मारता है। फैन उसे रोक लेता है, लेकिन वोंग रुकता नहीं। वो तेजी से हमला करता है और फैन को जमीन पर गिरा देता है। फैन हैरान, वोंग ये सब क्यों कर रहा है? लेकिन तभी उसे एहसास होता है वो इन हमलों को सह पा रहा है। वोंग मुस्कुराता है। सेकंड बोन टेम्परिंग वाले लोगों की मांग बहुत ज्यादा है। वो आगे बताता है कुल 102 मार्शल आर्ट्स स्कूल्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ 4 रेकमेंड करता हूँ। सबसे ऊपर है जिंगलिन मार्शल यूनिवर्सिटी और दूसरे नंबर पर मो। इनके रिसोर्सेज बाकी सबसे बेहतर हैं। फिर वो जोड़ता है नंजिन यूनिवर्सिटी में जो लोग वॉरियर बनना चाहते हैं उन्हें फर्स्ट टीयर पिल्स फ्री में मिल सकती हैं, बोन टेम्परिंग पिल्स एंड व्रीस्ट कार्ड्स आधे दाम में। लेकिन जिंगू और मू ये सब फ्री देते हैं। वो समझाता है जिंगू और मू में 9वीं स्तरीय मार्गदर्शक हैं, वही तय करेंगे कि तुम कितनी ऊंचाई तक जा सकते हो। फैन कुछ पल सोचता है और फैसला कर लेता है वो मू जाएगा। अगले दिन फैन के माता पिता उसे ट्रेन स्टेशन छोड़ने आते हैं। पिता धीरे से कहते हैं पैसे की जरूरत हो तो कॉल करना, लेकिन फैन मुस्कुराकर कहता है आप लोग पैसे बचाइए मेरी बहन के लिए। फैन के घर से जाते वक्त उसकी छोटी बहन की आंखों में आंसू थे। वो हंसते हंसते रोने लगी, भाई अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। फैन मुस्कुराया, उसके गालों को हल्के से दबाया, ऐसी चबी लड़की जैसी तुम हो मिलना मुश्किल है। वो हंसी के साथ आंसुओं को छिपा लेती है और फैन ट्रेन में बैठकर अपने नए सफर की ओर निकल पड़ता है, म्यू यूनिवर्सिटी की तरफ। बस से उतरते ही उसकी नजर उस विशाल गेट पर जाती है और वो दंग रह जाता है। इतना बड़ा गेट उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तभी एक तीसरे साल का स्टूडेंट क्विन उसके पास आता है। म्यू में स्टूडेंट्स को खुद को समझने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन यहाँ आने से खुद को स्पेशल मत समझो। फैन मुस्कुराते हुए बताता है कि वो कहाँ से आया है और क्विन थोड़ी देर उसे घूरता है। रिस्पेक्ट करना सीखो जूनियर। वो चला जाता है, लेकिन मन में सोचता है अब वक्त आ गया है, बॉम्ब रिफाइनमेंट पिल्स पूरी होते ही मैं वोंग को हरा दूंगा। रिसेप्शन पर जब फैन के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट हैरान रह जाती है। सेकंड लेवल बोन रिफाइनमेंट इंप्रेसिव, लेकिन जैसे ही वो उसके शरीर को स्कैन करती है तीसरी बार रिफाइनमेंट, वो सन्न रह जाती है। इस लड़के में तो एंडलेस पोटेंशियल है। वो मुस्कुराकर उसे रूम की देती है और पास खड़ी लड़की यून से कहती है इसे और एक नए स्टूडेंट को
रूम्स तक पहुंचा दो। यून दोनों को लेकर निकलती है। रास्ते में फैन चारों ओर देखता है, इतना बड़ा कैंपस, अनबिलीवेबल। यून समझाती है। मू अपने स्टूडेंट्स को अच्छा माहौल देता है क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट्स अक्सर डिप्रेशन में रहते हैं। उनका मूड ठीक रखना भी ट्रेनिंग का हिस्सा। फैन अपने रूम तक पहुंचता है। सामने से एक लड़का बाहर आता है। हे, मैं लूक हूँ, सामने वाले रूम में रहता हूँ। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और तभी लूक को एहसास होता है फैन और वोंग एक ही जगह से हैं। वो उत्साहित होकर पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? वो मेरा सीनियर था हाई स्कूल में, लूक बताता है। वोंग अपने रैंक में सबसे पावरफुल था। एक दिन में 8 मार्शल आर्ट्स स्कूलों को हरा दिया था। फैन हंस देता है, लेकिन लूक अचानक उसकी एनर्जी महसूस करता है। तीसरी बार बोन रिफाइनमेंट। वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मैं फर्स्ट ईयर हूँ, लेकिन एक असली लड़ाई में शायद तुम्हें नहीं हरा पाऊं। फैन बस मुस्कुरा देता है। देखते हैं थोड़ी देर बाद सब स्टूडेंट्स मेंटोर्स स्पीच के लिए हॉल में इकट्ठा होते हैं। क्विन भी वहां लाया गया था। एक लड़की उसे पकड़कर खींचती है। मार्शल आर्ट्स क्लब को नए टैलेंट की जरूरत। क्विन सोचता है, प्रेसिडेंट मुझे रोकना चाहता ताकि मैं उसे सरपास ना कर पाऊं। लड़की ठंडे लहजे में कहती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, वोंग के लेवल तक कभी नहीं पहुंचोगे। अचानक दरवाजे बंद हो जाते हैं। सब स्टूडेंट्स चौंक उठते हैं और हॉल के बीच में खड़ा आदमी गूंजती आवाज में चिल्लाता है, लेट कमर्स 20 क्रेडिट पॉइंट्स फाइन। वो था होंगमू का हेड। उसकी आवाज का प्रेशर इतना भारी था कि सबके घुटने कांपने लगे। वो कहता है, एक क्रेडिट पॉइंट बराबर है 30,000 मार्शल आर्ट पॉइंट्स के। याद रखो, पहली चीज जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो है रूल्स का महत्व। वो सबकी तरफ देखता है। अगर मुंह में आने से पहले तुम लेजी थे तो अपना रवैया बदलो। एक वॉरियर दुनिया का प्रोटेक्टर होता है और अगर तुमने दिल से मेहनत नहीं की तो ये जर्नी तुम्हारी ट्रेजिक स्टोरी बन जाएगी। फिर मंच पर मेंटर्स ग्रैंड तरीके से प्रवेश करते हैं। सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन फैन की नजर एक महिला पर टिकती है जो कुछ नहीं कहती। लूक फुसफुसाता है, शायद ये मेंटोर नहीं है। अचानक मेंटर्स के शरीर से तेज रोशनी निकलती है, एक एनर्जी वेव जैसी जो पूरे हॉल को हिला देती है। लूक कहता है, अब नए स्टूडेंट्स की बारी है खुद को साबित करने की। महिला की नजर फैन पर जाती है। वो सोचती है, ये किस फैमिली से है? लेकिन एक मेंटोर कहता है, मुंह में सब बराबर हैं, किसी का बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। फिर वो महिला ठंडी आवाज में कहती है, मुझे उसके फैमिली से पर्सनल ग्रज है, मैं उसे ट्रेन नहीं करूंगी। एनर्जी बर्स्ट्स का दबाव इतना ज्यादा था कि बाकी स्टूडेंट्स गिरने लगे, लेकिन फैन और लूक मजबूती से खड़े रहे। क्विन शॉक में था। ये दोनों 5 मिड लेवल मास्टर्स की एनर्जी फेस करते हुए बातें कर रहे हैं। तभी हॉल में एक वार्म लाइट फैलती है और सबकी नजर ऊपर जाती है। प्रिंसिपल यू मंच पर था। उसकी मौजूदगी से पूरा हॉल शांत हो गया। वो कहता है, मुंह भले ही नया है, लेकिन इसने पहले ही कई स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट्स पैदा किए हैं। हम पुरानी पीढ़ी हैं, अब नई जनरेशन हमारी उम्मीद है। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे ताकि मार्शल आर्ट्स सिर्फ शक्ति नहीं, स्वास्थ्य का प्रतीक बने। यू के शब्दों से हॉल में सन्नाटा छा जाता है। फिर होंग बोलता है, हर स्टूडेंट को एक टॉप टियर चियान ब्लड पिल दी जाएगी। सारे स्टूडेंट्स खुशियों से झूम उठते हैं, लेकिन होंग की आखिरी बात सुनकर सबकी सांसें थम जाती हैं। ट्रेनिंग कंपटीशन 20 मिनट में शुरू होगी। ट्रेनिंग ग्राउंड के गेट खुलते ही हर तरफ हलचल मच गई। मेंटोर टैंक सबके सामने खड़ा था। गहरी आवाज में बोला, इस बिल्डिंग में 9 फ्लोर्स हैं, लेकिन तुम्हारी पहुंच सिर्फ 4 फ्लोर्स तक सीमित होगी। वो एक एक करके हर फ्लोर की रोल समझाने लगा। फिर बोला, कंपटीशन खत्म होते ही तुम जिस फ्लोर पर खड़े होगे वही तुम्हारा परमानेंट लेवल बन जाएगा। और फिर वो जोड़ता है, हर फ्लोर की लिमिट है 400 स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स ज्यादा हुए तो सभी के 30 क्रेडिट पॉइंट्स कट जाएंगे। ऊपर गैलरी में बैठे बाकी मेंटर्स आपस में बात कर रहे थे। कोई कह रहा था, एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ लड़ाई में नहीं, नॉलेज में भी माहिर होना चाहिए। प्रिंसिपल युवा बस मुस्कुरा रही थी। उम्मीद है ये सब एक दिन सच्चे वॉरियर्स बनेंगे। तभी किसी ने पूछा, रूल्स क्या हैं? टैंग ने जवाब दिया, मेटल वेपन्स इस्तेमाल नहीं होंगे, वुडन वेपन्स पहले फ्लोर पर दिए जाएंगे। जैसे ही दरवाजे खुले सब स्टूडेंट्स बिजली की तरह अंदर भाग पड़े। हर कोई हथियार चुनते ही एक दूसरे पर टूट पड़ा। लोग हंसते हुए बोला, ज्यादातर लोग 4th फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश करें। फैन ने उसकी ओर देखा, तो ऊपर पहुंच, मैं दूसरे रास्ते से चलता हूँ, मिलते हैं टॉप पर। फैन तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में कई स्टूडेंट्स ने उसे रोकने की कोशिश की। उनकी किक्स और पंचेस उसके लिए बस हवा के झोंके जैसे थे। वो सोचने लगा, इनमें से ज्यादातर ने तो कॉम्बैट ट्रेनिंग ली ही नहीं। वोंग ने शायद ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया था। उसी दौरान एक लड़की यूनी दूसरे स्टूडेंट से लड़ रही थी। वो लड़का गिरने ही वाला था तो यूनी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने उसे ही पकड़कर नीचे फेंक दिया। तभी शाओ वहां पहुंच गया और यूनी को बचा लिया। जैसे ही वो लड़का पीछे से हमला करने दौड़ा, एक लड़की शाओमे ने उसे हवा में लात मारकर सीधे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। दूसरी ओर क्विन
किसी रूम के बाहर छुपा खड़ा था। टैंग ने उसे देख लिया। क्विन, ये चोरी छिपे घूमने का मतलब? क्विन झट से बोला, मेरे एक दोस्त को मूव केव में जाना है, इसके लिए युवा की सिग्नेचर चाहिए। टैंग ने सख्ती से कहा, कंपटीशन खत्म होने तक इंतजार करो। उधर लूक तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, हर लड़ाई को एक झटके में खत्म करता हुआ। लेकिन अब रास्ता रोकने के लिए एक बड़ा ग्रुप तैयार था। किसी ने उसका पैर काट लिया, किसी ने चेहरा में मारा, फिर सब उसे छोड़कर आगे भाग गए। वोट कर मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, कई स्टूडेंट्स चौथे फ्लोर पर पहुंचने लगे। लूक ने वहां पहुंचते ही सॉन्ग टिंग को देखा, वही जिसने पहले उस पर हमला किया था। वो छलांग लगाकर उस पर टूट पड़ा। सॉन्ग टिंग ने ब्लॉक किया, पर लूक की किक ने उसे नीचे गिरा दिया। फैन भी वहां पहुंच गया। उसने चारों ओर देखा, थोड़ी निराशा के साथ बोला, कहा गया था कि मुंह में सब जीनियसेस हैं, लेकिन यहाँ तो किसी को लड़ना ही नहीं आता। वो हंसकर कहता है, वोंग ने कभी किसी टॉप स्कूल में पढ़ाई नहीं की, फिर भी उसकी स्किल्स अनमैच हैं। और ये सब। इतना सुनते ही हैंग ने चिल्लाया, सब मिलकर फैन को हराओ, जो उसे हराएगा उसे 50 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। फैन ने शांति से पूछा, और अगर मैं तुम्हें हराऊं तो? हैंग बोला, हर नॉन वॉरियर पर 1 पॉइंट और वॉरियर को हराने पर 5 पॉइंट। सवाल खत्म, लड़ाई शुरू। सब उस पर टूट पड़े। लेकिन फैन और लूक की जोड़ी किसी तूफान जैसी थी, तेज, सटीक और अनस्टॉपेबल। तभी श्याओमे भी मैदान में कूद गई। फैन ने एक स्टूडेंट लेई को पकड़कर उसके सामने ढाल बना लिया और श्याओमे की लकड़ी की स्टाफ सीधा लेई के चेहरे पर लगी। लूक ने एक वाइटैलिटी पिल निकाली, उसे निगल लिया और हंसते हुए बोला, अब मुझे इतने स्टूडेंट्स हराने होंगे ताकि पिल का खर्च पूरा हो जाए। इसी बीच शाओ ने कमांड ली, सब बेवजह मत लड़ो, 3 ग्रुप्स में बांटो। पहला ग्रुप आगे बढ़ा और फैन और लूक को अलग कर दिया। फिर शाओ ने बोला, दूसरा ग्रुप, फैन के पैरों पर वार करो। कई वार लगे, फैन हल्का सा डगमगाया और फिर सीधा हो गया। उसने चिल्लाया, लूक, नॉन वॉरियर्स को खत्म करो। लूक ने जैसे ही दौड़ लगाई, शाओ बीच में आ गया। उसके सिर पर भारी वार पड़ा, लेकिन शाओ ने सह लिया और काउंटर किक मारी। ऊपर बैठकर मेंटर्स सब कुछ देख रहे। कोई फुसफुसाया, वो चाओ अच्छा कर रहा है, लेकिन वो लड़का फैन, उसकी एनर्जी अलग है। एक एडमिनिस्ट्रेटर बोला, वो किसी रिच फैमिली से नहीं है, ऑर्डिनरी बैकग्राउंड है उसका। होंग ने गहरी नजर से कहा, फिर भी उसकी वाइटल एनर्जी इतनी ऊंची कैसे? टैंग ने धीरे से कहा, अगर वो वोंग का स्टूडेंट है तो सब समझ आता है। होंग ने सिर हिलाया, वोंग क्वान का डिसाइपल था और मैंने खुद उससे एक बार लड़ाई की थी। टैंग ने धीमी आवाज में कहा, अगर क्वान जिंदा होता तो अब तक 6th टियर तक पहुंच चुका होता, लेकिन वो सदर्न अंडरग्राउंड लेयर में गया और कभी वापस नहीं आया। नीचे मैदान में माहौल फिर से गर्म था। होंग ने जोर से पुकारा, अगर 10 मिनट में कोई फैन को नहीं हरा पाया तो सबके हाफ क्रेडिट पॉइंट्स कट जाएंगे। बस यही सुनना बाकी था। हर स्टूडेंट फिर से जान लगाकर फैन पर टूट पड़ा। फैन खुद थक चुका था, उसका शरीर जवाब दे रहा था। वो मन ही मन सोचता है, अगर मैंने सिस्टम यूज किया तो सबको मेरे सीक्रेट का पता चल जाए। लेकिन हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने एक हेल्थ पिल निकाली और साथ ही सिस्टम को एक्टिवेट किया ताकि सबको लगे कि उसी पिल से उसकी एनर्जी लौट आई है। जैसे ही उसका शरीर फिर से चमक उठा, सब हैरान रह गए, इतनी जल्दी रिकवरी? फैन ने सबको पीछे छोड़ते हुए एक छलांग लगाई, भीड़ से दूर जाकर सांस ली और टाइम लिमिट खत्म होते ही आखिरी मिनट तक टिक गया। वांग ने सबको घूरते हुए कहा, आज का ह्यूमिलिएशन याद रखना, कल मेंटोर चुनने से पहले दिमाग से काम लेना। अगले दिन कोर्टयार्ड में सब मेंटोर सिलेक्शन के लिए इकट्ठा हुए। वांग ने चेतावनी दी, मेंटोर चुनने से पहले अपनी कैपेसिटी समझो, बहुत ऊंचा लक्ष्य रखोगे तो खुद टूट जाओगे। जैसे ही नेम्स अनाउंस हुए, स्टूडेंट्स टैंक की ओर भागने लगे क्योंकि टैंक का नाम ही सबसे सम्मानित था। लेकिन फैन शांत था, वो सबको ऑब्जर्व कर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक महिला मेंटर पर, फेनरी। वो खुद उसके पास आई और बोली, फैन मेरे साथ चलो, मैं ही एक ऐसी मेंटर हूँ जो तुम्हारी सेफ्टी सुनिश्चित कर सकती हूँ। वो आगे झुककर कहती है, वोंग ने इस स्कूल के ज्यादातर सीनियर्स को हरा दिया है, इसलिए तुम उससे जुड़े रहोगे तो सब तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। वो मुस्कुराई, और हाँ, मेरे पास एक पिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर्स हैं, तुम्हें पिल्स की कमी कभी नहीं होगी, फ्री में मिलेंगी। सब स्टूडेंट्स दंग रह गए। फैन ने शांत स्वर में पूछा, अगर मैं तुम्हें चुनूं तो बाकियों से क्या फर्क होगा? फेनरी मुस्कुराई, मैं तुम्हें ऐसे एरियाज में ले जा सकती हूँ जहाँ बाकी मेंटोर्स कदम भी नहीं रख सकते। फैन ने सोचा कुछ पल और फिर सिर हिला दिया, ठीक है, मैं तुम्हें चुनता हूँ। लेकिन तभी टैंक की आवाज आई, फेनरी, अपने स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी याद रखना, तुम्हारे 12 में से आधे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन से पहले बुरी तरह घायल हुए। फैन सन्न रह गया। पास खड़ा शाओ बोला, मैं भी फेनरियो को चुनूंगा। लूक ने फैन के पास आकर फुसफुसाया, तुम्हें पता है फेनरियो को संभालना टैंक से भी मुश्किल है। थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग शुरू हुई। फेनरियो ने फैन से कहा, जो लोग अभी तक वॉरियर नहीं बने वो सिर्फ 14 मेन मेरिडियंस कल्टीवेट करते हैं, लेकिन फर्स्ट रैंक तक पहुंचने के लिए तुम्हें ब्रांच मेरिडियंस भी एक्टिवेट करने होंगे। वो उसे 2 पिल्स देती है, प्रोटेक्टिव और बोन टेम्परिंग। फैन ने दोनों खा ली और तुरंत उसके शरीर में एनर्जी दौड़ पड़ी। 10 मेरिडियंस एक झटके में खुल गए। फेनरू बोली, अब अपनी वाइटल एनर्जी से बाकी सब क्लोज्ड मेरिडियंस खोलो, एनर्जी कम पड़े तो विटैलिटी पिल फैन ले लेना। फैन ने उसी तरह ध्यान लगाया और कुछ ही देर में वो फर्स्ट रैंक वॉरियर बन चुका था। फेनरिव ने उसे देखा, तुम्हारी लेग टेक्निक्स अच्छी हैं, लेकिन रैपिड पावर अटैक में कमी है। फैन मुस्कुराया, अब तो मैंने फर्स्ट रैंक हासिल कर ली तो वो 20 विटलिटी पिल्स मिलेंगी ना? फेनरिव की आंखें संकुचित हुई।
और उसने उसे दरवाजे से बाहर धक्का देकर कहा, खुद से अर्न करो। दरवाजा बंद होते ही वो फोन उठाती, अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती। अगर तुमने मेरे लोगों को बीच में खींचा तो कोई भी एक्सचेंज कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा। आवाज के दूसरे सिरे से जवाब आया, हम ये लड़ाई अपनी बेटी का बदला लेने के लिए लड़ रहे हैं। फैन वापस कोर्टयार्ड में आया तो देखा श्याओ एक वुडन पिलर पर लगातार वार कर रहा था। फैन इम्प्रेस था लेकिन मन में सोच रहा था ये बहुत ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर रहा है। तभी फेनरियो वहां पहुंची, उसने एक किक मारी और पिलर में छेद हो गया। वो बोली, एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करो, टेम्पर्ड बोन से वार करो, तभी असर होगा। फैन ने कोशिश की लेकिन पिलर को बैरली छू पाया। उल्टा उसका पैर दर्द से कांप उठा। फेनरियो ठंडी आवाज में बोली, जाओ पॉइंटेड अलॉय बूट्स लाओ। फैन लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट पहुंचा। वहां एक टीचर ली ने कहा, तुम्हें सिर्फ डी या ई लेवल बूट्स मिल सकते हैं, हायर वंश को कस्टमाइज करने पड़ते हैं। फैन ने पूछा, प्राइस? ली ने मुस्कुराकर कहा, ई लेवल 40 पॉइंट, डी लेवल 50 पॉइंट। फैन के होश उड़ गए, इतना महंगा? लेकिन कोई ऑप्शन नहीं, वो पॉइंट्स डिडक्ट करवा कर बूट्स ले लेता। उसके बाद फैन, श्याओ और फेनरी ट्रेनिंग हॉल पहुंचे लेकिन वहां पहले से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। वो वापस जाने लगे पर तभी अंदर से आवाज आई, फैन। वो स्टूडेंट्स का ग्रुप था। उनमें से एक, लिन, आगे बढ़ा। वोंग ने मेरे भाई को घायल किया था, अब तुम उसकी जगह हो, हिसाब बराबर करो। शाओ ने धीरे से कहा, इग्नोर करो, टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन फैन जानता था अगर वो अभी पीछे हटा तो ये लोग बार बार आएंगे। ठीक है तो चलो ये हिसाब आज ही पूरा कर लेते हैं। मार्शल आर्ट्स क्लब की एक लड़की भी वहां मौजूद थी। उसने कहा, मैं इस फाइट को सुपरवाइज करूंगा। तभी एक लड़का, चान, आगे बढ़ा। उसके शरीर के चारों ओर एनर्जी चमकने लगी। वो सीधा फैन पर झपटा। फैन ने तेजी से डॉज किया, उसके सारे अटैक्स बचाए और काउंटर में एक जोरदार किक मारी। लेकिन चान ने ब्लॉक किया और फैन को रस्सियों तक फेंक दिया। अब फैन पूरी तरह डिफेंसिव मोड में था। वो हंसते हुए बोला, मैं वोंग जैसा नहीं हूँ, मैंने तो कभी असली फाइट भी नहीं लड़ी। अगर तुम लोग चाहो तो मुझे मार लो, बस चेहरा मत छूना। इतना सुनते ही पीछे से फेनरियो की गूंजती आवाज आई, फैन मुंह बंद रखो और फुट थ्रस्टिंग टेक्निक को स्टांस में शामिल करो। फैन ने उसकी बात मानी। चान ने फिर से किक मारी। फैन पीछे हटा लेकिन इस बार उसने रुकने के बजाय सीधे आगे छलांग लगाई। उसके पैरों की एनर्जी जमीन को चीरती हुई चांद की ओर बढ़ी। वो आखिरी पल में खुद को रोक लेता है और चांद जमीन पर गिर जाता है। सब दंग रह जाते हैं। लिन आगे आता है, उसकी आवाज में दर्द था, मेरा भाई भी तुम्हारी तरह जीनियस था। सबको उम्मीद थी कि वो 4th रैंक तक पहुंचेगा लेकिन वो अब भी 1st रैंक पर फंसा है क्योंकि वोंग ने उसे तोड़ दिया। फेनरियो ने ठंडी नजरों से लिन को देखा। मुझे पता है तुम्हारा भाई कौन है। उसने सारे क्रेडिट पॉइंट्स जुए में उड़ाए, फिर कमजोर स्टूडेंट्स को लूटने लगा और आखिर में वोंग से भिड़ गया। अपनी हार का जिम्मेदार खुद वो है। लिन गुस्से में बोला, फैन पीछे नहीं हट सकता। उसने फाइट स्वीकार की लेकिन तभी हॉल का दरवाजा खुला और अंदर आया वोंग। उसके साथ क्विन भी था। लिन वहीं रुक गया। फैन ने राहत की सांस ली और पूछा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो? वोंग ने क्विन की ओर देखा, क्योंकि मुझे वो घसीट कर लाया है। अब तुम्हें ट्रेनिंग करनी है नेशनल न्यू कमर्स एक्सचेंज कंपटीशन के लिए। फैन की आंखें चौड़ी हो गई। एक्सचेंज कंपटीशन? वोंग ने समझाया, ये स्कूलों के बीच बैटल होती है रिसोर्सेज के लिए। ऑफिशियली तो न्यू कमर्स लड़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकली सारे मार्शल आर्टिस्ट्स शामिल होते हैं। ये नेशन वाइड ब्रॉडकास्ट होती है। अगर तुम्हें पहचान चाहिए तो यही मौका। अगले दिन मेंटर्स ने 10 फ्रेशमैन को बुलाया। टैंग ने कहा, मीडिया ने अनाउंसमेंट कर दी है, जो स्कूल जीतेगा उसे 20% ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। फेनरियो ने हल्के व्यंग्य में कहा, अगर वाइस प्रेसिडेंट शॉन को रिसोर्सेज की इतनी जरूरत है तो वो खुद क्यों नहीं लड़ता? टैंग ने गंभीर स्वर में कहा, वो सब मुंह के लिए कर रहा है। लूक ने धीरे से कहा, शॉन फेनरियो का एक्स हस्बैंड है। टैंग ने जोड़ा, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वोंग ने मू और जिंग के 3rd टियर स्टूडेंट्स को हरा दिया था। अब बाकी स्कूल सोचते हैं कि प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज बस रिसोर्सेज बर्बाद कर रही हैं। टैंग की आंखों में दृढ़ता थी। अगले कुछ महीनों में तुम्हें फर्स्ट स्टेज के पीक तक पहुंचना होगा और चूंकि फैन के सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, वो तुम्हारा कैप्टन होगा। फेनरे ने ठंडी आवाज में कहा, अगर कुछ भी अजीब हुआ मैं अपने स्टूडेंट्स को विदड्रॉ कर लूंगी। अगले दिन फ्रेशमैन को एक टास्क दिया गया, दुश्मन के ग्रुप को हराने का। पहली बार में वो हार गए लेकिन दूसरी बार स्ट्रैटेजी बनाकर वो जीत गए। सभी को नए वेपन्स मिले। फैन ने अपना स्पीयर उठाया, टेस्टिंग के लिए जमीन पर मारा और पत्थर टूट गया। फेनरियो चिल्लाई, फैन ये एनवायरनमेंट है, तुम्हारा पंचिंग बैग नहीं। उसने उसे एक किताब पकड़ा दी, ये है ब्लड बस्ट ब्लेड, एक एंशिएंट जनरल कीसोडू टेक्निक्स, प्रैक्टिस करो। और फिर एक्सचेंज कंपटीशन का दिन आ गया। अरीना में भारी भीड़ थी। होंग ने माइक उठाया, वेलकम टू द नेशनल न्यू कमर्स एक्सचेंज कंपटीशन। प्रिंसिपल युआ ने इधर उधर देखा, शॉन कहाँ है? होंग ने कहा, शायद अब भी अंडरग्राउंड केव में है। दूसरी ओर फैन के दोस्त और उसकी बहन यूएन भी वहां पहुंच चुके थे। वो बैक स्टेज तक पहुंचने में कामयाब हुए, थैंक्स टू एक यूट्यूबर डॉली। मुझे याद है मैं कौन हूँ? डॉली ने हंसते हुए कहा। फैन ने मुस्कुराकर कहा, डॉली? बिल्कुल, बस तू लड़ाई में अच्छा दिखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब मंच के बीच में होंग आया। उसने घोषणा की, टीम कैप्टन एक लॉटरी बॉल उठाएगा, लेजर से पता चलेगा कि किसका मुकाबला किससे होगा। वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता है टीम जिंगुन। उनका कैप्टन था हान, नेशनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का चैंपियन। सब फुसफुसाने लगे, वो तो 2nd टियर तक पहुंच चुका है। फिर एक एक करके बाकी स्कूल्स के नाम आए। मार्शल यूनिवर्सिटी अलायंस की आर्ट स्कूल्स,
जिनमें अलग अलग मार्शल आर्ट्स एकेडमीज के चुने हुए स्टूडेंट्स शामिल थे। अंत में मू यूनिवर्सिटी का नाम पुकारा गया। फैन आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और अपनी लॉटरी बॉल उठाई। प्रिंसिपल युवा के भाषण के बाद टूर्नामेंट की शुरुआत होती है। पहला मैच था जिंगून वर्सेस मार्शल यूनिवर्सिटी अलायंस। जिंग की तरफ से मैदान में उतरा उनका चैंपियन हान और अलायंस की तरफ से सन उनका कैप्टन। जैसे ही घंटी बजी, सन ने अपने शरीर को एनर्जी की परत से ढक लिया और तेजी से हान पर झपटा। हान ने हर वार को ब्लॉक किया और एक जोरदार धक्का देकर उसे पीछे फेंक दिया। सन ने फिर से वार किया, लेकिन हान ने पीछे की ओर छलांग लगाई और फिर सबने देखा वो हवा में चल रहा था। वॉइड स्टैंस, एक ऐसा कदम जो हवा को भी जमीन बना देता है। हान ने अपने स्पीयर से वार किया, सन ने ब्लॉक किया और काउंटर किया, और अगले ही पल हान गायब हो गया। और जब सन ने नीचे देखा, स्पीयर पहले से उसके पेट के आर पार था। सन ने दांत भींचते हुए स्पीयर को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचा ताकि वो हान को करीब खींच सके, लेकिन हान ने सोर्ड निकाल ली और उसकी गर्दन पर रख दी। सन मुस्कुराया और धीरे से हाथ उठा दिया। आई सरेंडर। भीड़ में सन्नाटा और फिर थंडर जैसी तालियां। एक के बाद एक मैच हुए और पूरा देश अपनी स्क्रीन्स पर नजरें गड़ाए बैठा था। उधर केव के पास वोंग और क्विन खड़े थे। क्विन मुस्कुराया, मुझे लगता है फैन सेकंड राउंड तक नहीं पहुंचेगा, चलो बेट लगाते हैं। वोंग ने बिना देखे कहा। ध्यान अपने काम पर रखो क्विन। अरीना में इस वक्त मार्शल अलायंस का आखिरी सदस्य बचा था, गुशंग। वो खड़ा था, हांफता हुआ लेकिन निडर। उसका ओपोनेंट वॉर करने ही वाला था कि उनके मेंटोर ने टॉवल फेंक दी। मैच खत्म। लोग हैरान। गुशंग ने खुद सरेंडर क्यों नहीं किया? तभी एक बुजुर्ग मेंटोर बोला, क्योंकि एक सच्चा वॉरियर हार मान नहीं सकता। उसके दादा ने भी डॉनलिन अंडरग्राउंड चेंबर में आखिरी सांस तक लड़ाई की थी। भीड़ ने खड़े होकर ताली बजाई गुशंग के जज्बे के लिए। अब सबकी निगाहें अगले मैच पर थी। म्यू यूनिवर्सिटी वर्सेस 8 स्कूल अलायंस। और मुंह की तरफ से मैदान में उतरा फैन। उसकी बहन यूएन क्राउड में रो रही थी। भाई कृपया आप रुक जाओ। फैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वॉरियर कभी पीछे नहीं हटता। उसका ओपोनेंट था जंग। होंग ने घोषणा की, फैन लायंस रोर टेक्निक जानता है। जंग मुस्कुराया, ब्लफ मत करो। वो स्पीयर लेकर सीधा फैन की ओर दौड़ा। फैन ने स्पीयर पकड़ा, ब्लॉक किया और पलटकर एक जबरदस्त वार मारा। जांग चौंक गया। उसने अपने हथियार को 2 हिस्सों में बांटा और फिर से हमला किया। फैन हर वार डोड्स करता गया, फिर अपनी तलवार को एनर्जी से भरा और चिल्लाया, ब्लूडिंग स्वार्ड, बर्स्ट स्लैश। अगले ही पल जैंग का स्पीयर 2 टुकड़ों में बंट गया। जैंग ने हथियार नीचे फेंका, मैं सरेंडर करता हूँ। पूरा स्टेडियम फैन के नाम से गूंज उठा। मुंह के स्टूडेंट्स विस्पर करने लगे, क्या वो सेकंड राउंड तक टिक पाएगा? लूक ने कहा, फैन तो बस फर्स्ट राउंड के लिए आया है। लेकिन तभी फैन ने घोषणा की, मैं आगे लड़ूंगा। लूक स्टन्ड रह गया। जांग अपने कैप्टन वेई के पास गया। सॉरी, वेई ने बस मुस्कुरा कर कहा, तूने अच्छा किया, अब मुझे उसकी कमजोरी पता चल गई है। उसका स्पेशल मूव उसके हेल्थ पॉइंट्स खा जाता है। फैन ने 2 एनर्जी पिल्स खाई, लेकिन वो जानता था 5 भी खाऊं तो भी 100% रिकवर नहीं होगा। फिर भी कुछ सेकंड में उसका शरीर पूरी तरह रिकवर हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब अरीना में वेई उतरा। उसने होंग से कहा, फैन के लोअर बॉडी पर वार करो, वहीं उसकी वीकनेस है। घंटी बजी। होंग बिजली की तरह दौड़ा और फैन की टांगों पर हमला किया। फैन गिरा नहीं, उसने जमीन पर स्पीयर मारा। धमाका हुआ। होंग पीछे उछल गया, लेकिन गिरते गिरते उसने फैन के स्पीयर को पकड़ लिया और उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। वो फैन के सिर पर स्पीयर रखता है। गेम ओवर। लेकिन उसी पल फैन के पैर ऊपर उठे, एक जोरदार किक उसके पेट में। होंग जमीन पर गिर पड़ा और मैच खत्म। वेई ने मौका नहीं छोड़ा। वो तुरंत फैन पर झपटा ताकि वो पिल्स न ले सके, लेकिन तभी सबने देखा फैन हवा में उठ रहा है। वो था वॉइड स्टैंस। फैन ने उड़ते हुए पिल्स मुंह में डाली। वे बोला, इतनी ज्यादा मत खा, शरीर नहीं झेलेगा। फैन मुस्कुराया, बॉडी नहीं सिस्टम झेल लेगा। दोनों ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक्स छोड़ी। एनर्जी की लहरें इतनी तेज थीं कि ऑडियंस तक पहुंच गई, लेकिन युवा ने हाथ उठाकर पूरी शॉकवेव रोक ली। अब सिर्फ 2 वॉरियर्स, 2 सांसें, 2 विल्स। फैन ने आखिरी बार झटका मारा। वे ने भी एनर्जी रिलीज की। दोनों के वार टकराए, जमीन कांप उठी। दोनों खड़े थे, लेकिन एक की एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वे के हेल्थ पॉइंट्स 0 और अनाउंसर की आवाज गूंजी, विनर फैन फ्रॉम म्यू यूनिवर्सिटी। अरीना अब फिर से गरजने लगा था। फैन की जीत के बाद पूरा स्टेडियम उसके नाम से गूंज रहा था। लेकिन अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ था और सबकी नजर अब एक ही सवाल पर टिकी थी, क्या फैन आगे भी लड़ेगा? फैन धीरे धीरे खड़ा हुआ, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही जिद चमक रही थी। उसने एक रिकवरी पिल निकाली, खाई और बोला, हाँ मैं अगले मैच के लिए तैयार हूँ। भीड़ फिर से तालियों में फट पड़ी। इधर दूसरी तरफ केव के गहरे हिस्से में वोंग और क्विन धीरे धीरे अंधेरे रास्तों पर बढ़ रहे थे। वोंग ने पूछा, क्या सच में यहाँ एनर्जी स्टोन्स हैं? क्विन ने मुस्कुराकर कहा, 2 महीने से इस जगह की निगरानी कर रहा हूँ, बिल्कुल पक्का है। वो आगे झुककर बोला, लेकिन जो कुछ भी मिलेगा उसमें से मुझे 60% हिस्सा चाहिए। आखिर जगह मैंने ढूंढी है। वोंग ने ठंडी नजर से देखा, 70% मेरा होगा। क्विन चौंका, क्या? वोंग शांत स्वर में बोला, हमें जिन वॉरियर्स से भिड़ना है वो 3रे रैंक के हैं, शायद उनसे भी ज्यादा ताकतवर कोई हो।
मैं रिस्क ले रहा हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा चाहिए। क्विन बड़बड़ाया, सारे मार्शल स्कूल्स इन्हीं केव्स के रिसोर्सेज के पीछे हैं ताकि उन्हें एक्सचेंज कंपटीशन में शेयर ना करना पड़े। वोंग ने सिर हिलाया, और अगर हमें कुछ नहीं मिला क्विन, तो मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम्हें मानूंगा। दोनों ने हथियार निकाले, क्योंकि केव के अंदर पहले से गार्ड्स मौजूद थे, तीसरे रैंक के मॉन्स्टर्स। अरीना में इस बीच हालात बदल रहे थे। 8 स्कूल अलायंस ने मो से हारने के बाद मार्शल आर्ट्स अलायंस से भी मुकाबला हारा, और अब वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुके थे। अब अगला बड़ा मैच था जिंगू वर्सेस मू यूनिवर्सिटी। जो जीतेगा वो सीधे फाइनल्स में जाएगा, जो हारेगा उसे मार्शल आर्ट्स अलायंस के साथ सेमीफाइनल में भिड़ना होगा। मैच शुरू होने से पहले टैंग ने सबको बुलाया। अगले राउंड में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं, और मेरा मानना है कि फैन को अब नहीं लड़ना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स भड़क गए। वॉरियर कभी पीछे नहीं हटता। टैंक की आवाज ऊंची हो गई, और क्या अंडरग्राउंड लेयर में भी तुम ऐसे ही वीरता दिखाओगे? सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया वो क्या कहना चाहता है। टांग ने समझाया, फैन की पिछली लड़ाई मुश्किल से जीती गई थी। उसने अपनी सारी स्ट्रेंग्थ्स जिंगुन के सामने रिवील कर दी, जबकि जिंगुन ने अपनी असली ताकत छिपा कर रखी। अगर हम अभी उन पर पूरी ताकत झोंक देंगे तो फाइनल्स तक पहुंचने से पहले ही टूट जाएंगे। फैन सोच में पड़ा। अगर हम पहले मार्शल आर्ट्स अलायंस से भिड़ गए तो एग्जॉस्शन और भी बढ़ेगा। टैंग ने कहा, उनके भी वॉरियर्स घायल हैं, मुंह के पास जीतने का मौका है, लेकिन जिंगुन के खिलाफ सिर्फ रिकवरी स्पीड से जीत नहीं सकते फैन, और तुम्हारे अलावा बाकी स्टूडेंट्स को भी ग्रो करना जरूरी है। फैन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, ठीक है, मैं पीछे हटता हूँ। जब मू टीम स्टेज पर पहुंची, पूरा स्टेडियम हैरान था। फैन लाइनअप में नहीं था। फुसफुसाहटें गूंजने लगी। क्या वो डर गया? लेकिन जिंगुन के कैप्टन हान ने बस इतना कहा, अपनी टीम पर ध्यान दो। टैंग ने मू टीम से कहा, सीधा टकराने की जरूरत नहीं, बस उन्हें मजबूर करो कि अपनी असली ताकत दिखाएं। पहला मैच शुरू हुआ, शाओ वर्सेस शू। घंटी बजी और शू ने बिना वक्त गंवाए स्पीयर से हमला किया। शाओ सीधा पीछे फेंका गया। भीड़ एक झटके में समझ गई, जिंगू अपनी असली ताकत छिपा रहा था। शू ने लगातार 3 वार की। शाओ ने किसी तरह ब्लॉक की, लेकिन उसकी हड्डियां क्रैक होने लगी। शू ने फिर हमला किया। इस बार शाओ ने चाल चली। उसने शू की आंखों पर वार किया, फिर एक किक सीधी शू के ग्रोइन पर। पूरा स्टेडियम हाफ गया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। स्ट्रेचर्स आई, दोनों को बाहर ले जाया गया। नर्स ने बताया, शाओ की आर्म फ्रैक्चर्ड है, 3 महीने तक लड़ नहीं पाएगा। फैन ने टैंक की ओर देखा। क्या यही स्ट्रेटेजी थी? टैंक चुप था। अगला मैच था लूक वर्सेस हान। हान शांत खड़ा था, जबकि लूक ने स्पीयर उठाया और बिना रुके हमला किया। हान ने आसानी से डॉज किया, पलटकर पीछे से वार किया। लूक ने ब्लॉक किया, लेकिन वो हवा में उड़ गया। लूक ने अपना स्पेशल अटैक इस्तेमाल किया। स्पीयर सीधा हान की ओर उछाला। हान ने बिना हिले उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। रेफरी चिल्लाया, रुको, ऑडियंस के पास मत जाओ। हान का ध्यान कुछ पल के लिए भटका और लूक ने पंच मारा सीधा उसके चेहरे पर। हान ने उसका हाथ पकड़ लिया और पेट में किक मारी। लूक गिर पड़ा। हान ने सोर्ड निकाला, वार करने ही वाला था कि टैंग ने हाथ उठा लिया। मैच कंसीड। लूक बाहर भेजा गया और क्राउड में हल्की होटिंग गूंजी। अब तीसरी फाइटर आई, श्याओ में। उसकी आंखों में वो आग थी जो बाकी सब में नहीं थी। वो हान की तरफ दौड़ी, सीधा वार ग्रोइन पर। हान ने ब्लॉक किया, लेकिन शाओमे ने अचानक हेडबट मारा। हान का सिर पीछे झटका। भीड़ उबल पड़ी। टैंग तक मुस्कुराया। वो उसकी स्कल को टेम्पर नहीं कर पाया है। हान गुस्से में तलवार उठाता है और वार करता है। शाओमे की बांह कट जाती है, खून बहने लगता है, लेकिन वो रुकती नहीं। वो हान को पकड़ती है और फिर से सिर भिड़ाती है। फिर से एक हेडबट। हान डगमगाता है और शाओमे जमीन पर गिरती है बेहोश, लेकिन वो खुद भी घुटनों पर गिर जाता है। इसलिए वो पीछे हटने का फैसला करता है। अगला मुकाबला लेई वर्सेस वेनोंग, जिंगू एकेडमी से। घंटी बजते ही लेई ने बिजली की रफ्तार से हमला किया, लेकिन वेनोंग उसकी हर मूव को ऐसे डॉज कर रहा था जैसे उसे पहले से सब याद हो। 3 वार, 5 कदम, एक घूमती किक, और लेई दीवार से जा टकराया। मैच खत्म। मुंह का आखिरी सदस्य सिंगिंग तुरंत मैदान में उतरा, लेकिन वेनोंग ने बिना वक्त गंवाए उसे पकड़कर दीवार में फेंक दिया। दोनों हार चुके और मुंह की उम्मीदें टूटती दिखने लगी। उधर वोंग और क्विन अब भी केव में थे। पीछे से वॉरियर्स का झुंड उनका पीछा कर रहा था। क्विन चिल्लाया, वोंग, एनर्जी स्टोन्स फेंक दो। वोंग गरज उठा, क्या तुम पागल हो? ये स्टोन्स मेरे टीचर को बचाने का रास्ता है। क्विन ने उसकी ओर मुड़कर कहा, अगर तुम मरे हुए हो तो कोई भी नहीं बचेगा। वोंग कुछ पल चुप रहा और फिर दांत बींचकर स्टोन्स फेंक दिए। अरीना में वापस मू ने मार्शल आर्ट्स अलायंस को हराकर फाइनल्स तक का सफर तय कर लिया था, लेकिन टैंग नाराज था। मैंने स्ट्रेटेजी दी थी और तुम सबने फिर भी रेकलेस होकर लड़ा। फैन ने शांत होकर कहा, अगर हम पहले से हार के बारे में सोचेंगे तो जीत कैसे पाएंगे? तभी फेनरियो आई। मैं अपने स्टूडेंट्स को कंपटीशन से निकालने आई थी। फिर फैन की ओर देखा, लेकिन ये लड़का टैंग से ज्यादा सूझबूझ रखता है। टैंग ने व्यंग्य से कहा, अगर फैन इतना कॉन्फिडेंट है तो मैं उसे अभी अंडरवर्ल्ड भेज दूं। स्टूडेंट्स ने पूछा, फाइनल्स में कौन से 3 लोग लड़ेंगे? टैंग ने कहा, अब फैसला फैन करेगा, आखिर वो कैप्टन है। फैन ने सोचा और कहा, पहला फाइटर होगा जिन, क्योंकि किसी ने उसे अब तक लड़ते नहीं देख। फिर उसने कहा, दूसरी होगी यूनी। सब चौंक गए। किसी ने कहा, वो बहुत जेंटल है।
फाइटर नहीं, फैन ने कहा। कभी कभी सबसे कोमल लोग सबसे घातक वार करते हैं। इस दौरान इंटरनेट पर पोल चल रहे, कौन जीतेगा फाइनल। जिंगू के लिए वोट्स आसमान छू रहे, मुंह के लिए लगभग शून्य। पहला मुकाबला जैन बनाम गुआंग जिंग। जिन आगे बढ़ा। गुआंग ने ब्लॉक करने की कोशिश की, पर जिन नीचे सरक कर उसके पैरों के बीच से निकल गया और पीछे से वार किया। गुआंग की बांह घायल हो गई। गुआंग ने एनर्जी से हाथ ढका और काउंटर अटैक किया। जिन ऊपर उछला, सीधा स्मैश करने वाला था, पर गुआंग ने उसे पकड़ लिया और घुमाकर फेंक दिया। जिन ने ग्लव्स उतार फेंके, वो फट पड़े और धुआं छा गया। सबको लगा गुआंग हार गया, लेकिन धुआं हटते ही गुआंग ने सीधा उसके पेट में मुक्का मारा। जिन दीवार से टकराया। मैच खत्म। अब बारी थी यूनी की। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और कहा, गुआंग तुम घायल हो, सरेंडर कर दो। गुआंग गरज उठा, सहानुभूति मत दिखाओ, और उसने एनर्जी ब्लास्ट छोड़ी। यूनी जमीन पर गिरी बेहोश, लेकिन खुद गुआंग भी वहीं गिर पड़ा। अनाउंसर ने जैसे ही उसे विजेता घोषित करने की कोशिश की, यूनी अचानक उठ खड़ी हुई। सब हक्के बक्के रह गए। उसने पहले से एक रिविटलाइजिंग पिल खाई थी। अगला ओपोनेंट था सन। वो आया, मुस्कुराया। देखते हैं तुम्हारी सोड कितनी नाकाबिल है। उसने बार बार इंसल्ट किया। तुम्हारी टीम यूजलेस है, तुम्हारे वार कमजोर है। यूनी की आंखों में गुस्सा चमका। उसने सोड फेंक दी। उसका मेंटोर बोला, यही तो असली यूनी है, उसकी ताकत क्लोज कॉम्बैट में है। सन ने पंच मारा, लेकिन यूनी हवा में उछली और एक के बाद एक वार से उसे हिला दिया। सन ने उसके पैर पकड़ ली, उसे जमीन पर पटक दिया और अपने फैमिली टेक्निक से फिनिश करने वाला था। तभी फैन ने बीच में आकर वार रोक दिया और कहा, मैच कंसीड। क्राउड चुप हो गया। फैन ने तलवार उठाई। हम दोनों का फैमिली नेम एक है सन, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत क्या होती है। फेनरियो गुस्से में थी। उसकी नजरों में नफरत थी, क्योंकि उसे सन के फैमिली से पुरानी दुश्मनी। फैन ने स्पीयर उठाया और लाइटनिंग की तरह हमला किया। सन हवा में उछल गया और स्टेज से बाहर जा गिरा। अब सामने था हान, जिंगुन का चैंपियन। जैसे ही मैच शुरू हुआ, दोनों का टकराव हवा में गूंजा। फैन ने अपनी एनर्जी चैनल की 70 वाइटैलिटी पॉइंट्स जलाकर एनर्जी ब्लास्ट छोड़ी। हान ने बिना अपनी एनर्जी इस्तेमाल किए उसे ब्लॉक कर लिया। फैन हैरान, इम्पॉसिबल। हान आगे बढ़ा, एक बार, दो बार। फैन पीछे धकेला गया। कमेंटेटर बोला, हान उसे दबा रहा है। हान चिल्लाया, तुम बायस्ड हो। फैन ने अपना स्पीयर 2 हिस्सों में बांटा। हान के चारों ओर घूम कर वार किया, लेकिन हान गायब और अगले पल फैन जमीन पर। हान ने उसके पेट में किक मारी और उसे गिरा दिया। फैन ने जल्दी से वाइटैलिटी पिल ली। एनर्जी फिर से लौट आई। दूर खड़ा क्विन देख रहा था। क्या वो पिल्स लेकर हमेशा लड़ सकता है? वोंग बोला, हर सिस्टम की एक लिमिट होती है। हान ने सोचा, लॉन्ग मैच मेरे लिए घाटे का सौदा है, उसे बस रिकवर करते रहना आता है। उसने एनर्जी गैदर की, तलवार उठाई। आसमान से स्लैश की बारिश। फैन हर वार डोट्स करता गया। वो हंसते हुए बोला, मैं हेल्थ एंडलेस रिकवर कर सकता हूँ। हान की आंखों में आग चमकी। तो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। वो चमकने लगा। एनर्जी उसके चारों ओर लहराने लगी। अल्टीमेट अटैक, स्काई रेंट स्लैश। रोशनी इतनी तेज थी कि सबने अपनी आंखें ढक ली। अगले ही पल फैन हवा में उछलकर जमीन पर गिरा। वो मन ही मन सोचता है, हन बेहद ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं सिस्टम पर और भरोसा करता रहा तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। वो धीरे धीरे उठ बैठा और मन ही मन सोचने लगा, सीधी ताकत से नहीं, दिमाग से जीतना होगा। फेनरियो की बात याद करो। अचानक उसका शरीर हल्की नीली रोशनी में चमकने लगा। देखते ही देखते उसकी सारी चोटें गायब होने लगी। भीड़ हैरान, क्या उसने कोई रिवाइटलाइजिंग पिल ली है? लेकिन हन ने आंखें सिकोड़ दी। नहीं, ये कुछ और है। वो बोला, फैन तुम्हारी टेक्निक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। फैन मुस्कुराया, शायद मेरी नहीं, लेकिन दूसरों की जरूर करेंगी। अगले ही पल फैन ने स्टैंस बदली। सन का फॉरवर्ड स्लैश हान ने ब्लॉक किया, पर फैन ने तुरंत टाइगर स्टैंस में बदलते हुए फिर से वार किया। हान ने बैरियर खड़ी की, लेकिन फैन ने हवा में घूमते हुए चैन फैमिलीज वो हुक इस्तेमाल किया। बैरियर टूट गई। हान पीछे उछला। हान ने तलवार से काउंटर करने की कोशिश की। तलवार 2 टुकड़ों में बट गई। फैन ने एनर्जी चैनल की और सीधे हान के सिर पर मुक्का मारा। हान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। कुछ पल सन्नाटा, फिर अनाउंसर की आवाज गूंजी, विनर है मू यूनिवर्सिटी का फैन। भीड़ खड़ी होकर चिल्लाने लगी, लेकिन फैन के चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में सुकून नहीं, एक नई आग। टूर्नामेंट के बाद फैन अकेला खड़ा था। सोच रहा था, हर कोई कितना ताकतवर है। अगर मुझे सच में जीतना है तो सिस्टम से नहीं, अपनी ताकत से जीतना सीखना होगा। वो अपने डॉर्म में दोस्तों को लेकर गया। सब दंग रह गए। यांग ने कहा, भाई ये डॉर्म नहीं, बंगलो है। मैं तो 8 लोगों के साथ एक कमरे में रहता हूँ। तभी डॉली का फोन बजा। एक इन्वेस्टर का कॉल आया था। वो मुस्कुराया, फैन तेरे वीडियो से व्यूज आ रहे हैं, अब तो मैं रिच हो जाऊंगा। फैन ने हंसते हुए कहा, अगर मुझसे पैसे कमा रहा है तो प्रॉफिट में मेरा हिस्सा भी बनता है। रास्ते में लू और बाकी दोस्तों से मुलाकात हुई। फैन ने पूछा, कैसे हो, चोटें ठीक है? लू मुस्कुराया। टूर्नामेंट जीतने के बाद स्कूल ने रॉयल ट्रीटमेंट दिया, रिसोर्सेज की बारिश कर दी। सब घर जाने की तैयारी कर रहे थे। वू ने कहा, देखते हैं अगली बार कौन फर्स्ट रैंक पर ट्रैप्ड रहता है। ट्रेन में लौटते वक्त वू ने मोबाइल दिखाया। रैंकिंग्स आ गई है। फैन, तू सिर्फ नंबर 6 पर है। सब चौंके, लेकिन फैन हंस पड़ा। हजारों लोग फर्स्ट रैंक में हैं तो छठा भी कम नहीं। वैसे भी
मैं तो सेकंड रैंक में पहुंच चुका हूँ। लू ने कहा, तू जल्द ही वोंग को पकड़ लेगा। फैन बोला, वोंग अब 3rd टियर के शिखर पर है, शायद कुछ ही दिनों में 4th टियर तक। वो बोला, इतना आसान नहीं लेवल अप करना। यांग ने जोड़ा, लेकिन उसने भी सेकंड रैंक 1st ईयर में ही हासिल की थी। फैन मुस्कुराया, तो अब मुझे और तेज बढ़ना होगा। अपने होम टाउन पहुंचकर फैन ने टैक्सी छोड़ दी। थोड़ा पैदल चलते हैं, उसने कहा। गली के कोने में एक आदमी ने रोका, अरे फैन, तुमने कंपटीशन में कमाल कर दिया। वो बोला, मेरे बेटे के लिए ऑटोग्राफ दे दो ना। और कुछ ही मिनटों में चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। लोग चिल्ला रहे थे, फैन, हमें भी तुम्हारी तरह स्ट्रांग बनना है। अगले दिन फैन सिस्टम चेक करता है। अब वो लेवल 3 में अपग्रेड हो चुका था। सिस्टम बोन टेम्परेरी आइटम्स की संख्या दिखा सकता था। वो नोट करता है, अपग्रेड कॉस्ट 10 मिलियन पॉइंट्स और अगला अपग्रेड चाहिए 100 करोड़। ये तो पागलपन है। वो मुस्कुराया, छोड़ो, आज आराम का दिन है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, वही जिसने बैन को कस्टडी में लिया था। वो बोला, फैन, तुम्हारी वजह से हमारे शहर की इकोनॉमी में उछाल आया है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने तुम्हें एक नया घर रिवॉर्ड के रूप में दिया है। फैन चौंक गया, क्या? पर ये तो वोंग का हक है, उसने बैन को हराया था। आदमी मुस्कुराया, घर का विचार भी उसी का था। उसने कहा, फैन को दो। फैन ने तुरंत वोंग को कॉल किया, भाई रिवॉर्ड बांट लेते हैं। वोंग ने हंसकर कहा, मुझे जो चाहिए था मैं ले चुका हूँ। फैन ने पूछा, चाइनीज न्यू ईयर पर मिल सकते हैं? वोंग ने कहा, नेने का ध्यान रखना है तो स्कूल के बाद मिलते हैं। फैन ने अपने परिवार को नया घर दिखाया। उसकी माँ की आंखें भर आईं, इतना बड़ा घर, कहीं कोई मुसीबत ना हो। फैन मुस्कुराया, माँ, डरने की जरूरत नहीं, ये मैंने कमाया है। और यूएन, तुम्हारा स्कूल पास ही है। रात भर घर हंसी और खुशियों से गूंजता रहा। नया साल आया, सब दोस्तों और परिवार ने साथ मनाया। फैन पहली बार सुकून से मुस्कुराया। वेकेशन खत्म हुई। मू यूनिवर्सिटी में छुट्टियों के बाद जब सब लौटे तो दोस्तों के बीच सबसे बड़ा शौक था, फैन अब सेकंड रैंक के पीक पर पहुंच चुका था। बाकी सब तो अभी इनिशियल स्टेज में थे। यांग ने सिर खुजलाया, भाई तू तो पलक झपकते ही उड़ गया, अब हमें तेरे पीछे भागना पड़ेगा। सब हंसे, लेकिन फैन बस हल्का मुस्कुराया। अब उसके अंदर का फोकस कुछ और ही था। उसी वक्त उसका फोन बजा। वो था, फैन नान, वो आजा, हम सब तुझे मिस कर रहे हैं। फैन ने कहा, मुझे वोंग से भी मिलना है। वो वही है ना? वो ने हंसकर कहा, तो फिर अपने क्लासमेट्स को भी साथ लिया, सब मिलते हैं। फैन ने दोस्तों से पूछा, चलोगे? सबने हाँ कहा, लेकिन फैन ने चेतावनी दी, वोंग बेहद बिजी है, मिलना हो भी सकता है ना भी। नंजिंग यूनिवर्सिटी पहुंचते ही वोंग खुद बाहर आया। वो फैन को देखकर जेन्युइनली खुश हुआ। तू तो सच में मॉन्स्टर बन गया है। जब तूने मुंह के सीनियर्स को हराया था, वो इंसल्ट हमें अंदर तक लगी, तब से सब और मेहनत कर रहे हैं। वो हंसा, कह सकते हैं हम तेरा एहसानमंद है। फिर वो थोड़ा गंभीर हुआ, अब तू मेरी मदद कर, मेरे स्टूडेंट्स में फिर से आग जगानी, तू और तेरे साथी मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स को हराओ। फैन थोड़ा पीछे हट गया। वोंग, इस तरह अपमानित करना जरूरी है क्या? कोई घायल भी हो सकता है। वोंग ने कहा, अगर तू ये करेगा तो मैं वादा करता, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी मैं तेरे साथ रहूंगा। फैन सोच में पड़ गया, फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। फैन ने तुरंत टैंक को कॉल किया, सर हमारी सेफ्टी रिस्क में है, हमें कम से कम 50 सेकंड टियर लाइफ सेविंग पिल्स चाहिए। टैंक गुस्से में फट पड़ा, तुम लोग जहाँ जाते हो मुसीबत को साथ लेकर जाते हो, और ठीक है, कुछ पिल्स भेज रहा हूँ और डीन खुद तुम्हारे पास आएगा। टीम तय करनी थी। फैन ने कहा, हम सिर्फ 5 लोग भेज सकते हैं, सिंगिंग, यूनी, तुम में से कौन लड़ेगा? सिंगिंग बोला, यूनी को जाने दो, वो ज्यादा स्टेबल है। यूनी भड़क गई, तुम सब मुझे कमजोर समझते हो, मैं भी लड़ सकती। तभी पीछे से बाया आई, अगर गुस्सा है तो उसे मैदान में दिखाओ यूनी। उसने फैन को एलिक्सर्स और वेपन्स दी। फैन ने पूछा, डीन कहाँ है? बाया बोली, गवर्नर डिंगमन के ऑफिस में। उधर नानजिंग के स्टूडेंट्स ये सब सुनकर हंस रहे थे। वोंग सेंसे पागल हो गए हैं क्या? हमें आउटसाइडर्स से लड़वा रहे हैं? वोंग की आंखें ठंडी थी। तुम्हारे पास दूसरों को नीचा दिखाने का हक नहीं है। वो बोला, अगर तुम हारे तो वॉरियर्स अपनी एलिक्सर्स 5% में एक्सचेंज करेंगे, और जो नॉन वॉरियर्स हैं अगर 2 साल में वॉरियर नहीं बने तो एक्सपेल। एक लड़का बोला, सर ये अनफेयर है, नॉन वॉरियर्स लड़ेंगे भी नहीं। वोंग चिल्लाया, तो फिर अभी निकल जाओ। वो स्टूडेंट सन्न रह गया। वोंग गरजा, सिर्फ स्कूल में दाखिला मिल गया तो तुम वॉरियर नहीं बन जाते। एक सच्चा वॉरियर अपनी जान दांव पर लगाता है हर दिन। तभी गवर्नर डिंग अंदर आया। वोंग सही कह रहा है, कमजोरों को अगर बुरा लगता है तो ब्लेम खुद को करो, ताकतवरों को नहीं। वो बोला, नानजिन को ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं जो मेहनत से डरते। वोंग ने आखिरी बात रखी, अगर हमारी टीम हार गई तो 90% स्टूडेंट्स को एक्सपेल करो, जो बचेंगे वही असली एलीट बनेंगे। प्रिंसिपल ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मंजूर है। पहला मुकाबला ले वर्सेस पोंग। पोंग ने स्पीयर उठाया और बिजली की तरह हमला किया, लेकिन ले ने नंगे हाथों से उसे रोक लिया। पोंग ने स्पीयर को मोड़ा, ले को फंसाने की कोशिश की। वोंग ने कमेंट्री में कहा, हथियार मोड़ना कला नहीं, बेकार है। स्पीयर क्लोज कॉम्बैट के लिए नहीं होता, स्पीड बढ़ाओ तभी जीत होगी। लेई ने एनर्जी चैनल की, उसके हाथ नीले प्रकाश से चमके। उसने मुक्का मारा, पोंग ने ब्लॉक किया, पर लेई पीछे हटकर एक जोरदार किक मारी। पोंग हवा में उछला, सीधा गिरा, और लाई ने मैच जीत लिया। भीड़ गूंज उठी। वोंग मुस्कुराया, अब फैन तेरी बारी है, जाकर उन्हें याद दिला सदर्न मार्शल आर्ट्स का असली मतलब क्या है। फैन ने स्टेज पर कदम रखा। टिंग उसके पास आया, काश तुम हमारे स्टूडेंट होते, अंडरग्राउंड लेयर जल्द खुलने वाला है। होंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, अगर कुछ हुआ
तो मुंह तुम्हारे साथ होगा। सामने खड़ी थी एक लड़की, नाम लान, और फैन हमेशा की तरह शांत और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ले सच में तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे कोई ग्रज था क्या? ऐसा अजीब नाम किसे दिया जाता है? पूरा हॉल ठाकों से भर गया, लेकिन लान का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें इसका जवाब अपने खून से देना पड़ेगा। वो वार करने दौड़ी, लेकिन फैन बस हंसते हुए उसके इर्द गिर्द घूमता रहा। वो बार बार चिल्लाती, भागना बंद करो। और तभी फैन पलट कर आया, सीधे उसके पेट में मुक्का मारा। लान का शरीर हवा में उछलकर जमीन से टकराया। फैन नीचे झुककर बोला, इतनी कमजोर हो तो लड़ाई में क्यों आई? भीड़ सन्न थी। अगला स्टूडेंट आगे बढ़ा, पर फैन ने हाथ उठाकर रोका, नाम मत बताना, मैं वैसे भी याद नहीं रखूंगा। लड़का भड़क गया, पर फैन के अगले ही वार में वो हवा में घूमता हुआ स्टेज से बाहर गिरा। लोग हैरान थे, उसकी स्पीड, उसका बैलेंस, उसकी कॉन्फिडेंस, सब कुछ अजीब था। प्रिंसिपल डिंग ने धीरे से कहा, ये इतना आसान नहीं रहेगा जितना सब सोच रहे हैं। अब स्टेज पर उतरा। फैन ने उसे देखा और महसूस किया, ये बाकी सबसे अलग है। वो धीरे से बोला, गुड, आखिर कोई दिलचस्प इंसान आया। और अगले ही पल उसने अपना वेपन फेंक दिया। अब देखना है असली फर्क क्या होता है, ताकत में और स्किल में। दोनों ने नंगी मुट्ठियों से एक दूसरे पर वार शुरू किया। हर वार हवा में गूंजता था। फैन के हाथों से खून बहने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। हर चोट के साथ उसकी आंखों में आग और गहरी होती जा रही थी। ऊपर गैलरी में खड़ी बाया ने कहा, फैन को पता है वेपन से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। होंग ने सिर हिलाया, और गू डिफेंसिव स्टैंस में है, एनर्जी बचा रहा है। फैन ने छलांग लगाई, सीधी किक मारी, पर गू ने झुककर डोट किया। फैन ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन गू ने उसे ट्रैप में फंसा लिया। फैन अब समझ गया था, गू एनर्जी सेव कर रहा था, मैं बेवकूफ बन गया। बाया ने फुसफुसाया, गू सेकेंड टियर में 24वां सबसे मजबूत फाइटर है। वोंग ने कहा, उसका पिता आर्मी में है, मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद उसने मिलिट्री ट्रेनिंग ली। फैन के पास वो एक्सपीरियंस नहीं। वो धीरे से जोड़ता है, फैन बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा, शायद इसलिए थोड़ी लापरवाही आ गई है। गू ने अंतिम वार किया। फैन ने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बांह से खून फूट पड़ा। भीड़ में गू के लिए जोरदार जयकार गूंज उठी, और उसी पल फैन जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन फैन फिर से खड़ा हो, उसकी सांसें भारी थी, लेकिन आंखें जल रही थी। वो बोला, अब मेरी बारी। वो झपटा, लेकिन गू ने मुक्का मारा। फैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे, बिना रुके, बिना सोचे। मुक्के टकरा रहे थे, जमीन हिल रही थी। दिग्नान बोला, वो अब भी लड़ रहा है। वोंग मुस्कुराया, अगर उसमें ये दिल ना होता तो वो मो का टॉप फ्रेशमैन नहीं बनता। वोंग की नजरें गहरी हो गई। फैन ने गू का कंधा पकड़ा और उसे सीधे हेडबट मारा। गू पीछे हटा। फैन ने पलटकर किक मारी और वो सीधा रिंग से बाहर उड़ गया। फैन ने सांस छोड़ी, अगला कौन? लेकिन कोई नहीं उठा। वोंग ने सबकी ओर देखा, अब क्या हुआ? सब खत। फिर गुस्से से बोला, वॉरियर कभी हार नहीं मानता, अगर तुम मुंह से हार गए हो तो अगली बार उन्हें हराने लायक बनो। वोंग की बात सबके दिल में उतर गई। स्टूडेंट्स के अंदर फिर से वो जलती आग दिखने लगी। मैच के बाद गवर्नर डिंगनन खुद फैन के पास आया। फैन, क्या तुम नानजिन ज्वाइन करना चाहोगे? अगर हाँ, तो मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें मार्शल डिपार्टमेंट में जगह मिले। फैन कुछ कह नहीं पाया। दिंगनन मुस्कुराया, सोच लेना, बस इतना चाहता हूँ कि जब वक्त आए तुम हमारी मदद करो। वो मुड़ा और एक पुरानी किताब फैन को दी। याद है ब्लडबर्स्ट ब्लेड? जब मैं 4th रैंक पर था तब उसे बनाया। अब मैंने उसे मास्टर रियल्म के बाद इंप्रूव किया, ये तुम्हारे काम आएगी। फैन ने किताब पकड़ी और कहा, गू से लड़कर मुझे एक चीज समझ आई, मैं अभी बहुत पीछे हूँ। 3rd टियर तक पहुंचना ही अब मेरा अगला लक्ष्य है। वो मऊ लौटा। जैसे ही पहुंचा, वू का कॉल आया, फैन, लान के एडमायरर्स तुझे ढूंढ रहे हैं क्योंकि तू ही उसे नंजिन ले गया था। फैन हंस पड़ा, तो तू स्ट्रांग बन ताकि कोई तुझे छूने की हिम्मत न करे। उसी वक्त उसने कोर्टयार्ड में कुछ हलचल देखी। क्विन स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को पीट रहा था, सब शॉक में थे। तभी एक लड़का अंदर आया। जी। वो बोला, क्विन तुझे पीक 3rd रैंक क्या मिल गया? तू खुद को किंग समझने लगा। वो वार करता है, लेकिन क्विन ने उसका अटैक रोककर उसे पीछे धकेल दिया। तेरी 3 बोन टेम्परिंग्स मेरी बराबरी नहीं कर सकती। उसने तलवार फेंकी और सीधा आगे बढ़ा। जी ने पंच मारा, लेकिन क्विन ने उसके हाथों को पकड़ लिया। जी ने दोबारा वार किया और फैन की टीम अविश्वास में देखती रही जब उसने क्विन को सीधा किक मारी नीचे की तरफ। सारे स्टूडेंट्स दंग रह गए, लेकिन क्विन जरा भी नहीं हिला। वो मुस्कुराया, हल्के से बोला, बेकार कोशिश, मेरे सारे मसल्स रिफाइन हो चुके हैं। सिर छोड़कर जी झेंप गया। भीड़ छंटने लगी। क्विन सीधा खड़ा हुआ और ठंडी आवाज में बोला, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, मैं अब भी 3rd रैंक के शिखर पर। वो वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर में फिर फैन के पास लौट आया। तो हीरो फैन, अब तेरा क्या हाल है? वो चिढ़ाने लगा। तभी फेनरियो वहां पहुंची। बिना कुछ कहे उसने किक मारी। क्विन दीवार से जा टकराया। अब जाकर सारे डैमेज के पैसे देना। वो फैन की ओर मुड़ी। तू मेरे साथ चल। फैन बोला, क्या हमें उसे इन्फर्मरी ले जाना चाहिए? फेनरियो ठंडी आवाज में कहा, उसे वहीं सड़ने दे। वो उसे लेकर पहुंची एनर्जी रूम में। फैन चारों ओर देख रहा था। दीवारें नीली ऊर्जा से चमक रही थी। फेनरियो ने कहा, पहले और दूसरे रैंक के वॉरियर्स अपने लिम्ब बोन्स रिफाइन करते हैं ताकि उनके शरीर एक यूनिफाइड फ्रेम बने, लेकिन तीसरा रैंक अलग है। वो आगे बोली, अगर तू असली ताकत देखना चाहता है तो अपनी पूरी स्पाइनल कोड रिफाइन करनी होगी। फैन की आंखें चमकी, तो यही रास्ता है पीक तक पहुंचने का? फेनरियो ने सिर हिलाया, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ हड्डियां नहीं, अपनी स्किन, टेंडन्स और फ्लैश
तक को रिफाइन करना होगा, वो बोली। ट्रेनिंग रूम 5 घंटे के लिए ले ले, फैन ने एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा। और जैसे ही जवाब मिला उसकी आंखें फैल गईं। 50 क्रेडिट सिर्फ 5 घंटे के लिए? वो हंसते हुए कमरे में दाखिल हुआ। फेनरियो ने चेतावनी दी, स्पाइनल चैनल्स को रैंडम मत जोड़ना वरना शरीर फट सकता है। लेकिन जैसे ही फैन ने मेडिटेशन शुरू की, कमरा रोशनी से भर गया। उसके शरीर से एनर्जी फूटने लगी और उसकी चीख हवा में गूंज उठी। फेनरियो की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो मास्टर लेवल अवेकनिंग जैसा है। कुछ ही देर में फैन शांत हुआ, उसकी आंखें खुली और वो मुस्कुराया। 3rd टियर अचीव्ड। फेनरियो हैरान, तू मजाक कर रहा है? फैन हंसा। अब मुझे 10 3rd टियर वाइटलिटी पिल्स दे दो। फेनरियो ने आंखें तरेरी। सपने देखते रहो बेवकूफ। उधर प्रिंसिपल युवा को एक अर्जेंट नोटिस मिला। दूसरे रैंक के वॉरियर्स को अंडरग्राउंड केव भेजने की मांग थी। वो झिझका। क्या उन्हें वहां भेजना सही होगा? हंग बोला, उन्हें सिर्फ अनलॉक्ड क्षेत्रों में भेजा जाएगा। युवा ने कहा, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो गुप्त रूप से उनकी रक्षा करना। उसी वक्त फैन की मुलाकात यूनी से हुई। वो किसी को ढूंढ रही थी। फैन, क्या तुमने बाएं को देखा? और तभी केव्स से लौटे टीचर्स आए, भी उनके बीच थी। उसका चेहरा फीका और उसकी बांह गायब थी। यूनी स्तब्ध रह गई। युवा भाग कर आया। कमाल है, तुम जीवित लौट आई। बी की आंखें भर आई। फेनरियो, यंसी को अपनी स्टूडेंट बना लो। यंसी फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे अब वो सिखाएंगे नहीं। फेनरियो की आवाज भारी थी। बी 3 साल तक रिकवर नहीं कर पाएगी। पीछे से एक घायल मेंटर बोला, लांसवे अंडरग्राउंड केव में हमारी लड़ाई सफल रही, दुश्मनों को रोका गया। युवा ने मुट्ठी बांधी। 6 मेंटर्स मारे गए, उनका बदला लिया जाएगा। कुछ देर बाद मेंटर्स की याद में एक फ्यूनरल सेरेमोनी रखी गई। फैन खामोश खड़ा था। उसी वक्त बाया ने सबको समझाना शुरू किया, अंडरग्राउंड केव्स हजारों सालों से मौजूद हैं। पहली बार 1303 में खोजी गई थी, वो भी गलती से। फैन ने पूछा, एंट्रेंस कैसे मिला? बाया बोली, एक एक्सीडेंटल कोलैप्स से। और जब वहां के क्रीचर्स को हमारे वर्ल्ड का पता चला, उन्होंने पोर्टल के जरिए घुसने की कोशिश की। वो बोली, वो बीइंग्स 9th टियर से भी आगे हैं। अगर वो इस दुनिया में आए तो मानवता का अंत तय है। फैन ने पूछा, तो हम आसानी से पोर्टल से जा कैसे पाते हैं? बया मुस्कुराई, शायद यूनिवर्स कमजोरों की भरपाई कर रहा है। स्पेशल बैरियर कमजोर हो चुकी है। अब 3rd रैंक का वॉरियर भी पोर्टल तोड़ सकता है। उसने एक मैप खोला। म्यू के केव सिस्टम के 22 एंट्रेंसेस। फैन ने देखा, उसकी आंखें फैल गईं। मैप पर 13 शहर चिन्हित थे। बाय बोली, एक मास्टर लेवल वॉरियर 3000 किलोमीटर ईस्ट तक गया पर दूसरा एंट्रेंस नहीं मिला। और केव के भीतर एक एंडलेस ओशन भी है। वो बोली, ये केव या तो लिमिटलेस है या कम से कम पृथ्वी से 100 गुना बड़ी। फैन बुदबुदाया, मतलब लोग भी हमसे कई गुना ज्यादा होंगे। बाया ने सिर हिलाया, और रिसोर्सेज भी, इसलिए वे हमसे ताकतवर हैं। सेरेमनी खत्म हुई। बाया ने यंसी को फेनरियो के हवाले किया। अब ये तुम्हारी स्टूडेंट है। फेनरियो ने सख्ती से कहा, तुम में टैलेंट है लेकिन अभी भी 2nd टियर के मिड लेवल पर अटकी हो। घर जाओ और सोचो कि वॉरियर बनना सच में चाहती हो या नहीं। यंसी का चेहरा झुक गया। फैन ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। हे, इतना उदास मत हो, वो सख्त है पर दिल की बुरी नहीं। फेनरियो ने गुस्से में पलट कर कहा, तुम चुप रहो। फैन बताता है कि उसके क्रेडिट्स खत्म हो चुके हैं और उसका परिवार इतना अमीर नहीं है, इसी वजह से उसकी प्रोग्रेस रुक गई है। लेकिन फेनरी उसे एक डील ऑफर करती है। वो कहती है, मैं तुम्हें रिसोर्स दूंगी, बदले में तुम्हें मेरे लिए एक लेटर पहुंचाना होगा और किसी एक इंसान का ध्यान रखना होगा। फैन ने हिचकिचाते हुए पूछा, कितने क्रेडिट पॉइंट्स की बात हो रही है? फेनरी मुस्कुराई, 1000। फैन ने तुरंत कहा, डील पक्की। वो उसे एक लेटर और एक पुरानी धुंधली तस्वीर थमाती है। साउथ डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन रुको, अंडरग्राउंड केव से एक बूढ़ा आदमी बाहर आएगा, उसे ये लेटर देना और कहना उसकी बेटी उसे याद कर रही है। फैन ने सिर हिलाया, समझ गया। अगले दिन वो गया ली के पास विटलिटी पिल्स खरीदने। फैन ने कैजुअली पूछा, ली, इस तस्वीर वाला आदमी कौन है? ली ने देखा और उसका चेहरा बदल गया। फैन, ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये है टीन मोन सिटी का लॉर्ड, मो केव के 9th ग्रेड रियल्म का रूलर। फैन का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब मुझे उससे डील करनी है? ली ने सिर हिलाया। गुड लक। रात को फैन, लू और लेई के साथ साउथ डिस्ट्रिक्ट पहुंचा। अंधेरा था, हवा में गंध थी केव की। फैन ने धीरे से कहा, लू तुम लेटर दे देना, मैं फेनरियो के पिता से नहीं उलझना चाहता। लू ने हंसकर कहा, कायर। तभी छाया से एक लंबा आदमी निकला। लू ने लेटर उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन फैन जैसे ही करीब आया, उस आदमी की उंगलियां हल्की सी हिली और फैन सीधा हवा में उछल गया। क्या? फैन गिरा दर्द से कराहते हुए। लू भागकर बोला, फैन, वो था शॉन, मू का वाइस प्रेसिडेंट और फेनरियो का एक्स हस्बैंड। फैन ने चौंक कर पूछा, क्या? फेनरियो का? लू ने सिर हिलाया। हाँ, वो 8वें टियर के मिड लेवल पर है, रैंक 47। उनकी एक बेटी थी और वो बहुत कॉन्फिडेंट था अपनी ताकत पर। उसे साथ ले गया केव में, लेकिन वहां एक भयानक मॉन्स्टर मिला। शॉन बस देखता रह गया, उसकी बेटी मर गई। फैन चुप था। लू ने जारी रखा, फेनरियो ने उसे छोड़ दिया। फिर हर उस वॉरियर के घर गई जो उस मिशन में था, पूछने क्यों नहीं बचाया मेरी बच्ची को। फैन धीरे से बोला, तो इसका मतलब दोनों फैमिली भी वहां, और वो मॉन्स्टर जिसने उसे मारा वही था, टीन मोन सिटी का लॉर्ड। अगले दिन फैन ट्रेनिंग चेंबर में पहुंचा। फेनरियो ने कहा, अब वक्त है अगले फेज का। जब तू स्पाइन रिफाइन करेगा
तेरे टॉर्सो और लिम्ब बोन्स आपस में जुड़ेंगे, तेरा शरीर बदल जाएगा। वो गंभीर होकर बोली, वाइटल एनर्जी को गाइड कर, ये तेरे ब्रेक थ्रू का पल है। इतने में शॉन और हॉन्ग अंदर आए। शॉन बोला, मैं देखना चाहता हूँ इस लड़के में क्या खास है। फैन ने आंखें बंद की, उसकी सांसें स्थिर हुई। फिर हवा में एनर्जी पार्टिकल्स चमकने लगे। शॉन की आंखें फैल गईं। वो मेंटल एनर्जी से पार्टिकल्स पकड़ रहा है। हॉन्ग ने कहा, उसने बहुत एनर्जी खर्च कर दी स्पाइन पर, ब्रेक थ्रू मुश्किल होगा। लेकिन तभी फैन का शरीर अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। थर्ड टियर, हाई लेवल। हॉन्ग मुस्कुराया, ये लड़का अलग बना है। अगली सुबह फेनड्रू ने खुद उसे नए मूव्स सिखाने शुरू की। उसकी हर किक, हर स्टांस फैन की नींव बदल रही थी। कुछ देर बाद फैन गया ली के पास। ली, बताओ, अगर मुझे अंडरग्राउंड लोगों से बात करनी हो तो कैसे करूं? मैं उनकी लैंग्वेज नहीं जानता। ली हंसा, वे कम्युनिकेशन नहीं करते हमसे। फैन ने आंख मारी, मुझे बात नहीं करनी, बस उन्हें इंसल्ट करना सीखना है। ली ने सिर पकड़ लिया, तू सच में पागल है। दोपहर तक एकेडमी में अलार्म बजा। युवा और सारे मेंटोर्स कोर्टयार्ड में। स्टूडेंट्स को अंडरग्राउंड केव मिशन पर भेजा जा रहा। युवा ने उनकी ओर देखा, याद रखो, ये मिशन सिर्फ लड़ाई नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुम में से कोई गिरा, बाकी सब उसे उठाएंगे। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। जब वे मिलिट्री बेस पहुंचे, सब दंग रहे। हर जगह आर्मर्ड गार्ड्स, स्कैनर्स, ड्रोन्स, सुरक्षा मानो युद्ध जैसी। टैंग ने अपना परमिट दिखाया। वो एकेडमी, कैव ऑपरेशन यूनिट। सैनिकों ने सिर हिलाया और पैसेज खोला। अंदर पहुंचे तो विशाल अलॉय डोर सामने था। टैंग ने कहा, ये अंतिम डिफेंस लाइन है केव के खिलाफ। फैन ने धीरे से कहा, इतना महंगा डोर बनाने में कितना खर्च हुआ होगा? पीछे से एक सैनिक बोला, अगर तुम लोग केव साफ कर दो तो डोर की जरूरत ही नहीं रहेगी। सभी हंसे नर्वस होकर। टैंग ने पोर्टल खोला। उसके पार नीला धुआं, चमकती ऊर्जा की राह। फैन ने क्यूरियोसिटी में हाथ आगे बढ़ाया और अचानक बोला, पीछे हटो। सब घबराकर पीछे हुए, लेकिन अगले ही पल वो हंसा। रिलैक्स, बस मजाक कर रहा था। चौमे ने झुल्ला कर किक मारी और फैन सीधा पोर्टल में गिर गया। बाकी सब भी हंसते हुए अंदर कूदे। पोर्टल के भीतर फैन ने देखा, चारों तरफ एनर्जी पार्टिकल्स बह रहे थे, जैसे कोई जिंदा रास्ता हो। वो मन ही मन बोला, क्या मैं इन पार्टिकल्स को मेंटल एनर्जी से कैप्चर कर सकता हूँ? टैंक की आवाज आई, मास्टर्स कभी कभी पोर्टल डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन अब पोर्टल स्टेबल हो चुका है, इसलिए कोई उसे बंद नहीं कर सकता। शुरुआत में सिर्फ 2 मास्टर्स ही पोर्टल को अफेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब उसे एक्टिव करने के लिए कम से कम 10 मास्टर्स की जरूरत होती है। वो पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचते हैं, जहां एक आदमी जुक मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करता है। तांग ने परिचय कराया, ये मो के अंडरग्राउंड डिफेंस यूनिट का सुप्रीम कमांडर है। जुक ने बिना मुस्कुराए सबको देखा, फिर बोला, स्वागत है नर्क के दरवाजे पर। अब से ये जमीन तुम्हारी भी है। जैसे ही वो बाहर निकले, हवा में एनर्जी की चमक थी। हर सांस में ताकत और खतरा दोनों मिले हुए थे। शाओमे ने सामने बने घरों की ओर देखा। दीवारें टेढ़ी, दरवाजे आधे टूटे। वो बुदबुदाई, इनमें लोग रहते हैं? जुक ने जवाब दिया, रहते नहीं, बचते हैं। वो आगे बोला, हमारा एक ही उद्देश्य है, टिनमन सिटी को हराना। वो शहर यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है और हम सालों से एक दूसरे को मिटाने में लगे हैं। फैन ने धीरे से पूछा, 6 प्रमुख युद्ध हुए थे ना? जुक ने सिर हिलाया, हाँ, सिर्फ वो पिछले साल में। हर बार खून बहा और हर बार हमने सिर्फ एक चीज सीखी, अगर तुमने दुश्मन को नहीं मारा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो बोला, तुम स्टूडेंट्स के लिए पहला लक्ष्य है, माहौल को महसूस करो, क्योंकि ये जमीन किसी भी ट्रेनिंग ग्राउंड से अलग है। टैंग, जैंग, फैन और बाकी सब गुफा के भीतर बढ़ते गए। फैन ने देखा, शहर की दीवारें प्योर स्टील से बनी थी। जैंग ने समझाया, 2nd और 3rd रैंक के केव ड्वेलर्स की ताकत इतनी है कि सामान्य दीवारें तोड़ दें, इसलिए स्टील वॉल्स बनाई गई हैं ताकि हम अपनी एनर्जी बड़े दुश्मनों पर केंद्रित रख सकें। थोड़ी दूर पर फैन की नजर माउंट्स पर पड़ी, सैकड़ों छोटी छोटी मिट्टी की ढेरियां। जंग बोला, ये हमारे फॉलन वॉरियर्स हैं, हमें उन्हें जलाने का वक्त नहीं मिलता तो जहां गिरते हैं वहीं दफन कर देते हैं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। टैंग ने कहा, जंग, तुम दूसरे रैंक वालों को लेकर पश्चिम जाओ, मैं तीसरे रैंक वालों को गहराई में ले जाऊंगा। फैन तुरंत बोला, टीम को बांटना सही नहीं है। टैंग ने ठंडी नजर से देखा, तो फिर तुम अकेले जाओ। फैन, तुम सबसे ताकतवर हो ना? फैन हैरान, लेकिन ये मेरी पहली बार है केव में। टैंग ने कहा, और इससे क्या फर्क पड़ता है? 3rd टियर वॉरियर को किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। वो बोला, या तुम सिर्फ कमजोरों के बीच अपनी ताकत दिखाने में गर्व महसूस करते हो? फैन ने होंठ भींचे। टैंग की आवाज और कठोर हो गई, वोंग ने यहाँ अनगिनत दुश्मनों को हराया है, हमें ऐसे वॉरियर्स चाहिए जो लड़ने के लिए बने हैं, ना कि वो जो क्राउड में छिप जाए। फैन, लोग तुमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, अब उन्हें गलत साबित मत करो। फैन चुप रहा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। घने अंधेरे में चलते चलते वो ग्रुप से अलग हो गया। चुप्पी थी, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। अचानक झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई और अगले ही पल एक केव ड्वेलर उस पर झपटा। फैन ने तुरंत स्पीयर निकाली, वार किया, दुश्मन गिर पड़ा। फैन झुका और उसके शरीर से एनर्जी स्टोन निकाला। 3rd टियर वॉरियर, टिनमन सिटी का। वो बुदबुदाया, तो वो इतने करीब तक आ चुके हैं, लेकिन तभी उसे पीछे से हल्की वाइब्रेशन महसूस हुई। 3 और वॉरियर्स आ चुके थे। फैन झाड़ियों में दुबक गया, उनके कदमों की आवाज पास आ रही थी। वो सोच ही रहा था कि कैसे निकले, तभी उनमें से एक ने कहा, वो यहीं है। फैन बिजली की तरह उठा और भाग पड़ा, तीनों उसके पीछे। एक एनर्जी ब्लास्ट उसके पीछे से आई। फैन ने पलट कर स्पीयर से काउंटर किया, लेकिन हमला हवा चीर कर निकल गया, कोई असर नहीं। वो दौड़ता रहा, एनर्जी के गोले फेंकते हुए। एक बार उसने मुंह से छोड़ा,
जो नीली लपट में बदल गया। लेकिन उन तीनों ने हवा में एरो छोड़ा, सीधा फैन के हमले से टकराया। उसी वक्त केव के दूसरे हिस्से में होंग और बाकी मेंटर्स फैन को ढूंढ रहे थे। एक जगह पहुंचे तो जमीन पर वही कॉप्स पड़ा था, टीन मोन का वॉरियर, फैन का शिकार। होंग ने गंभीर होकर कहा, वो यहाँ तक पहुंच चुका है। फैन भागते भागते अचानक रुका। आगे डेंस धुंध थी और हवा में मेटालिक गंध। वो कांप गया। नहीं, ये तो फॉरबिडन एरिया है। एक धीमी गड़गड़ाहट हुई। झाड़ियों के पीछे से निकला कनिंग किंग। उसकी आंखें गहरी नीली और शरीर से एनर्जी की लहरें उठ रही थी। फैन पीछे हटना चाहता था, लेकिन वो क्रीचर वॉरियर्स पर झपटा। तीनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी चीखें गूंज उठी। उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी। फैन ने तुरंत एक एनर्जी स्टोन फेंका। हे, इसे ले। मॉन्स्टर का ध्यान पल भर को भटका। फैन मुड़ा और दौड़ पड़ा, लेकिन तभी क्रीचर की लंबी शैडो जैसी पूंछ पीछे से आई और उसकी एनर्जी को खींचने लगी। फैन चीख उठा, नहीं, छोड़ दे। उधर टैंग और होंग उसी दिशा में भाग रहे थे। होंग ने हांफते हुए कहा, क्या फैन कनिंग किंग के जंगल में चला गया? टैंग ने सिर झुका लिया। उसे पता था वहां जाना मना है। वो इतना मूर्ख नहीं हो सकता। होंग ने धीमे स्वर में कहा, वो क्रीचर अब 7th टियर के पीक पर है और जब वो 8th टियर में जाएगा। टैंग ने गंभीर होकर कहा, तो पूरी केव कांप जाएगी। उधर कनिंग किंग फैन से 10 मिलियन वाइटल एनर्जी पॉइंट्स खींच लेता है, लेकिन अचानक ही वो गहरी नींद में चला जाता है। फैन ने हांफते हुए सांस ली, धीरे से बोला, सो गया? लेकिन क्यों? तभी उसे समझ आया, ये चाहता है मैं वापस आऊं और औरों को लाऊं। उसने मौके का फायदा उठाया और भाग पड़ा, लेकिन आगे पहुंचते ही वो एक और केव ड्वेलर्स के समूह से टकराया। उनकी नीयत साफ थी, फैन को मारना। फैन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। परफेक्ट। वो पीछे मुड़ा, चलो तुम्हें मिलवाता हूं अपने दोस्त से। और वो उन्हें सीधे उस जंगल की तरफ ले गया। जैसे ही वो मॉन्स्टर के पास पहुंचे, कनिंग किंग ने उनकी एनर्जी निगल ली। फैन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और भाग निकला। दौड़ते दौड़ते उसे केव ड्वेलर्स की पूरी सेना दिखी। हजारों योद्धा एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। फैन की आंखें फैल गईं। तो ये हमला करने वाले हैं। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो भाग जाए या जाकर सबको चेतावनी दे। लेकिन लौटने का रास्ता कनिंग किंग के जंगल से होकर जाता था। वो बुदबुदाया, कोई और रास्ता नहीं, और वो फिर से उसी अंधेरे में चला गया। जैसे ही वो क्रीचर के पास पहुंचा, उसने अपनी एनर्जी खुद ही उसे सौंप दी। शरीर फिर से कांप उठा, पर इस बार फैन मुस्कुराया, क्योंकि उसके सामने सिस्टम की नई लाइन चमक रही थी, +6 मिलियन मार्शल पॉइंट्स अर्नेड। वो दंग रह गया। मतलब अगर मैं इन डवेलर्स के इक्विपमेंट ले लूं। वो तुरंत वापस गया और एक एक करके डवेलर्स को मॉन्स्टर के पास लाने लगा। हर बार वो उनकी एनर्जी खाता और फैन उनके वेपन्स, आर्मर और मेडल्स इकट्ठे करता गया। पॉइंट्स बढ़ते रहे, 10 मिलियन, 50 मिलियन, 90 मिलियन, और फिर सिस्टम अपग्रेड, लेवल 4। नई ऑप्शन उभरी, स्काउल रिफाइनमेंट अनलॉक। फैन ने देखा रिफाइन करने की कॉस्ट थी 1 मिलियन पॉइंट्स प्रति प्रयास और जरूरत थी 177 बार रिफाइनमेंट की। वो हंस पड़ा, 177 मिलियन? भूल जाओ। वो बोला, अभी के लिए ये बंद रखता हूँ। उसने सारे हथियार समेटे और कहा, डिफेंस टीम को सौंप दूंगा। उधर कैंप में कैओस था। फेनरियो की आंखें लाल थी। फैन कहाँ है? वांग ने कहा, अभी टीएन सेना के खतरे पर ध्यान देना होगा। फेनरिक चिल्लाई, तुम लोग समझते नहीं। एक बार मेरी बेटी को इस केव ने निगल लिया था, अब एक और स्टूडेंट को नहीं खोऊंगी। शॉन ने उसे घूरा, बस करो फेनरियो, अगर तुम अपनी भावनाओं में बहोगी तो ये पूरा डिफेंस स्पेस खत्म हो जाएगा। जू ने भी कहा, शांत हो जाओ। लेकिन फेनरियो फट पड़ी, शांत? जब हर साल मेरे स्टूडेंट्स लहूलुहान लौटते हैं। अगर तुम्हें हिम्मत होती तो जिंग की तरह हम भी उनकी केव में घुसते, सिर्फ अपनी दीवारें नहीं बचाते। शॉन का स्वर ठंडा हुआ, और जिंग केव में जो मास्टर्स मारे गए वो भूल गई। हम हर किसी को रिस्क में नहीं डाल सकते, सिर्फ फैन के लिए। वो रुका, तुम अकेली नहीं जिसने किसी को खोया है। दोनों आमने सामने थे, हवा में गुस्से की चिंगारी। तभी दूर एक्सप्लोजन की गूंज सुनाई दी। फैन भागता हुआ आ रहा था, पीछे से केव ड्वेलर्स की लहरें। टैंग ने देखा और तुरंत दौड़ा। एक हमलावर फैन पर झपटा, लेकिन टैंग ने आग से ढकी हुई मुट्ठी से उसे रोक दिया। उसके शरीर से ज्वालाएं उठी। दुश्मन का लीडर डर से पीछे हटा। तंग गरजा, कहां भागेगा? वो पल भर में उसके पास पहुंचा और उसकी दोनों बाहें तोड़ दी। लीडर दर्द में चिल्लाता हुआ धुएं में गुम हो गया। फैन हांफता हुआ टैंग के पास आया, मैंने गिनती खो दी, कितनों को मारा। सारे योद्धा उसका स्वागत करने लगे। थोड़ी देर बाद कैंप में फैन ने फेनरियो से कहा, मैं टैंक को गलत साबित करना चाहता था, इसलिए रुका। फेनरियो ने गुस्से से कहा, तू गलत साबित नहीं कर रहा था, मौत को बुला रहा था। फैन शांत स्वर में बोला, मैं कनिंग किंग के जंगल से होकर आया हूँ। वो क्रीचर जाग रहा है और दुश्मन की सेना हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। कैंप में सन्नाटा छा गया। शॉन ने गहरी सांस ली, तो वो अब अकेले नहीं है, उन्होंने दूसरे गुटों से भी हाथ मिला लिया है। जू ने बोला, तो हमें होप सिटी की डिफेंस पर भरोसा करना होगा। जिंग ने धीरे से कहा, क्या युवा मदद करेंगे? शॉन ने सिर झुका लिया। युवा के पास अब इंडिस्ट्रक्टिबल सब्सटेंस बहुत कम बचा है, अगर वो चोट खा गए तो शायद वो हील नहीं कर पाएंगे। वो बोला, इस बार हमें खुद लड़ना होगा। स्टूडेंट्स कैंप के कोने में बैठे थे, किसी के चेहरे पर डर, किसी पर जोश। लू बोला, हम वॉरियर्स हैं, हम इसी पल के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। फेनरियो आई, फैन तू घायल है,
वापस जा। फैन ने ठंडी मुस्कान दी। मैं सबको अकेला छोड़कर नहीं भागूंगा, लू बोला। तेरा हथियार तो बेकार हो गया है। तभी हुआंग आया। हाथ में एक नई चमकती ब्लेड थी। इसे ले। ये उन केव ड्वेलर्स के मेडल से बनी है जो तूने जमा किए थे। मैंने उन्हें क्रेडिट पॉइंट्स में बदल दिया। कुल 2000 क्रेडिट्स। फैन ने ब्लेड थामी। उसकी धार नीली चमक में डूबी थी। वो बोला, अब देखते हैं ये कैसी गूंज निकालती है। कैंप की हर दिशा में सैनिकों की तैयारी चल रही थी। फैन ने 2 रिवाइटलाइजिंग पिल्स निगल ली। एनर्जी फिर से लहराने लगी। वो बुदबुदाया। सिस्टम अपग्रेड के बाद वाइटल एनर्जी लगातार बहती रहती है। लगता है अब मैं वोंग के बराबर पहुंचने वाला हूँ। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई। सच में सोचता है तू वोंग को पकड़ लेगा? फैन पलटा। क्विन वहां खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। 3rd रैंक के सारे योद्धा यहाँ हैं, क्विन ने कहा, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है ग्रेट वॉर। फैन ने चारों ओर देखा। वॉरियर्स, स्टूडेंट्स, मंटर्स सब तैयार थे। फिर धीरे से बोला, बस एक नहीं दिख रहा। जी कहाँ है? क्विन ने जवाब दिया, वो एडमिशन ऑफिस में मदद करने गया है। तेंग पूरे कैंप को आदेश दे रहा था, सब सुन लो, ये कोई स्पारिंग नहीं, ये वॉर है। उसकी आवाज गूंज उठी। हर स्क्वाड को अपनी पोजीशन याद रखनी होगी। ले आगे बढ़ा। सर, मैं डिफेंसिव टीम में नहीं रहना चाहता, मैं लड़ना चाहता हूँ। टैंग ने उसकी ओर देखा। आंखों में आंख थी। तू चाहे या ना चाहे, ये कोई शोकेस नहीं, ये जिंदा रहने की लड़ाई है। उसने जोर से चिल्लाया। प्लान को फॉलो करो वरना मर जाओगे सब। वो सबको समझाता है। तिनमन सेना सबसे पहले लोटियर सुसाइड स्क्वाड भेजेगी। फैन, क्विन, तुम्हारी टीम उन्हें खत्म करेगी इससे पहले कि वो दीवारों तक पहुंचे। फैन और क्विन ने सिर झुकाकर हामी भरी। हवा में तनाव घुल चुका था। थोड़ी ही देर में होराइजन पर अंधेरा उमड़ आया। केव ड्वेलर्स की सेना मार्च करती हुई आगे बढ़ रही थी। धरती उनके कदमों से कांप रही। ज्यू ने बिनोकुलर से देखा। ईस्ट सन सिटी ने सिर्फ 7वीं स्तरीय जनरल भेजे हैं। वो दांत भींचता, मतलब वो हेवंस गेट सिटी को पूरा सपोर्ट नहीं कर रहे। हेवंस गेट ने 3 8 टियर फाइटर्स भेजे थे। इसका मतलब साफ था, ये युद्ध अब सिर्फ मो और हेवंस गेट के बीच नहीं रहेगा। घंटों के भीतर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। पहली टक्कर भयानक। हर दिशा में एनर्जी बर्स्ट्स फूट रहे थे। मुंह के सोल्जर्स ने बढ़त बना ली थी। लो टियर ड्वेलर्स एक एक कर ढह रहे थे। कई दुश्मन दीवारों तक पहुंच गए, पर मूव वॉरियर्स ने बिना रुके उन्हें नीचे धकेल दिया। फैन और लू ने एक साथ छलांग लगाई। उनकी कंबाइंड एनर्जी ब्लास्ट ने सामने की पूरी पंक्ति उड़ा दी। लेकिन तभी पीछे से हमला हुआ। एक केव ड्वेलर ने पीछे से वार किया। फैन पलटने ही वाला था कि क्विन बीच में कूद गया। उसने दुश्मन को हवा में उछाला, अपनी तलवार आसमान की ओर फेंकी, फिर एक शक्तिशाली किक मारी और तलवार हवा से गिरकर सीधा दुश्मन के सीने में धंस गई। फैन मुस्कुराया। नाइस टाइमिंग, क्विन ने जवाब दिया। बस ध्यान रख, हीरो ज्यादा देर नहीं टिकते। ऊपर रैम्पार्ट्स पर सोल्जर्स अपने क्रॉसबोज में एनर्जी इंजेक्ट कर रहे थे। हर बोल्ट से लाइट के गोले निकले और दर्जनों दुश्मन धुएं में बदल गए। नीचे जमीन पर ब्लड और स्पार्क्स का तूफान था। तभी दुश्मन का कमांडर ह्यू आगे आया। उसकी ऑरा इतनी भारी थी कि हवा में दबाव महसूस होने लगा। वो सीधे शॉन की ओर बढ़ा। दोनों टकराए। एनर्जी वेव्स दीवारों को हिला गए। बाकी हाई टियर वॉरियर्स मो के मेंटर्स को रोकने लगे। एनर्जी कैनन तैयार करो, किसी सोल्जर ने पूछा। कैप्टन ने गरज कर कहा, नहीं, वो तो लाखों एनर्जी स्टोन्स खा जाएगी। अब नहीं, अभी नहीं। ह्यू की तलवार ने शॉन की चेन तोड़ी। उसकी बेटी की तस्वीर जमीन पर गिरी। शॉन की आंखों में क्रोध जल उठा, लेकिन ह्यू ने उसका वार रोककर उसे जमीन पर गिरा दिया। फैन आगे बढ़ा। मैं मदद करूंगा। क्विन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं फैन, ये तेरे लेवल की लड़ाई नहीं है। उसी वक्त पीछे से एक ब्लास्ट हुई। एक केव ड्वेलर ने फेनरियो पर हमला किया था, लेकिन उससे पहले कि वो वार लगे, आसमान से एक नीली एनर्जी बोल्ट गिरी और दुश्मन को उड़ा दी। सबकी नजरें मुड़ी। वो था यूए, मूव का प्रिंसिपल। रीइंफोर्समेंट्स लेकर पहुंचा था और स्कूल्स के वॉरियर्स उसके साथ थे। युवा की आंखों में आग थी। अब ये जंग हमारी है। वो सीधे ह्यू पर टूट पड़ा। तलवारें भिड़ी। एनर्जी ने हवा चीर दी। ह्यू की बांह कटकर गिर गई। युवा बोला, एक बनाम एक में तो कुछ नहीं। लेकिन ह्यू हंसा और सबके सामने उसकी बांह फिर से उगाई। युवा स्तब्ध रह गया। रेजेनरेशन। ह्यू ने पलटकर हमला किया। युवा झुक गया। फिर भी उसकी तलवार से निकलती एनर्जी ने उसके बाल काट दिए। ह्यू अब सोल्जर्स की तरफ मुड़ा। हर वार के साथ दर्जनों गिरते जा रहे थे। युवा ने अपने हाथों को जोड़ा। अगर मैं इसे रोक नहीं सकता तो इसे साथ ले जाऊंगा। उसके शरीर से ऊर्जा की लहर उठी। युवा ने पूरी शक्ति से अपनी एनर्जी को इकट्ठा किया और एक्सप्लोजन ने पूरी घाटी हिला दी। दुश्मन के सैनिक डर कर भागने लगते हैं और तब मास्टर्स को एहसास होता है युवा ने अपनी जान अगली पीढ़ी के लिए कुर्बान कर दी। और यकीन करना मुश्किल है कि वो अब अपने प्रिंसिपल को हमेशा के लिए खो चुके हैं। सबकी आंखों में आंसू आ गए और पूरा माहौल शोक से भर गया। और यहीं पर आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।